नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपके सबसे बड़े चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी को कंप्लीट किया है। आज की क्लास के अंदर हम एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल रहेगा डिडक्शन अंडर द सेक्शन 18C टू द 18U। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये डिडक्शन चैप्टर असल में आपकी 5वीं यूनिट के अंदर डाला गया है, लेकिन मैं इसको सैलरी चैप्टर के बाद क्यों करा रहा हूं, पहले इस चीज को समझ लीजिए। जब भी आप लोग इनकम टैक्स के सवालात के उत्तर बनाने की कोशिश करते हैं, आंसर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उसी कड़ी में आप लोग देखते हैं करीब करीब ऐसे सवाल होते हैं जहां पे अक्सर हमें डिडक्शन अप्लाई करना होता है। ऐसे में आप सभी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है पहले डिडक्शन को समझना, ताकि आप लोग ओवरऑल जो चैप्टर पढ़ के आए हैं, जस्ट लाइक सैलरी वाला चैप्टर आपने कंप्लीट किया है, तो सैलरी वाले तमाम सवालात को आप लोग बना सकें। और काफी बच्चों को एक डाउट और भी आ रहा होगा कि सर इससे पहले आपने डिडक्शन की एक वीडियो डाली थी क्लास नंबर 17 के नाम से, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, वहां पे केवल हमने एक ही तरीके का सेक्शन कवर किया था अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 16, जहां पर हम लोगों ने 3 अलग अलग तरीके के डिडक्शन को डिस्कस किया था। जहां पे आपका पहला जो डिडक्शन था वो स्टैंडर्ड डिडक्शन था, दूसरा डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स था, तीसरा डिडक्शन इंटरटेनमेंट अलाउंस था। और ये तीनों के तीनों डिडक्शन केवल एक हेड के ऊपर काम करते हैं, दैट इज द इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन जब भी आप लोग टोटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल इनकम अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 14 आपको 5 हेड से मिलती है। इनकम फ्रॉम द सैलरी, इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी बोल दीजिए, इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। पांचों के ऊपर जो ओवरऑल डिडक्शन लगता है ना, वो किसके अकॉर्डिंग लगता है? 18C टू 18U। ये आप याद रखिएगा, 18C से लेकर के 18U तक आपको तमाम डिडक्शन दिए गए हैं जो आपके नेट इनकम के ऊपर काम करते हैं, टोटल इनकम के ऊपर काम करते हैं। तो छोटा सा डाउट था, उम्मीद करता हूं आप सभी को इस चीज का क्लैरिटी मिला होगा। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर के अंदर, प्रोसीड करते हैं वन बाय वन करके। हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपका लेक्चर चलेगा, क्या क्या चीजें हैं जिनको बुनियादी तौर पे हमें समझना है। क्लियर? तो सबसे पहली बात तो हम इसी टॉपिक पे करेंगे कि सर ये जो डिडक्शन है इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, डिडक्शन अपने आप में एक ऐसा अमाउंट होता है जो खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स एक्ट आपको अलाउ करता है कि आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम बनी है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्रोस टोटल इनकम की बात कर रहा हूं। जो आपकी टोटल इनकम बनी है या ग्रोस टोटल इनकम बनी है, वो आपका एक अमाउंट आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और ये जो आपको अमाउंट डिडक्ट किया जाता है ये कुछ सर्टेन इन्वेस्टमेंट के बिहा पे, कुछ एक्सपेंसेस के बिहा पे, कुछ अलग अलग कंट्रीब्यूशन के बिहा पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप लोग नेट टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर पाए। तो बहुत बुनियादी तौर पे मैंने कंक्लूड करके आपको बताया कि जब भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर डिडक्शन से रिलेटेड सवाल आए तो आपको समझना है डिडक्शन अपने आप में एक ऐसा अमाउंट होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो खुद इनकम टैक्स एक्ट अलाउ करता है किसको? टैक्स पेयर को, या फिर आप लोग एसएससी बोल सकते हैं, कि ये अमाउंट वो सब्ट्रैक्ट कर सकता है उसकी जीटीआई यानी कि ग्रोस टोटल इनकम के अंदर से। और ये आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के बिहा पे, एक्सपेंसेस के बिहा पे और कंट्रीब्यूशन पे के बिहा पे आपको ये आपका डिडक्शन प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो डिडक्शन है ये किस लिए होता है? ताकि आप लोग अपनी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर पाए। मैंने बार बार आपको बताया है, हम लोग 18C से लेकर के और 18U तक जितने भी डिडक्शन है सारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जो जो कॉन्सेप्ट आज मैं आपको पढ़ाऊंगा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी आप लोग इनकम टैक्स एक्ट के या फिर इनकम टैक्स के अंदर कोई भी सवाल उठा के देखेंगे तो आप लोग पाएंगे ये डिडक्शन आपको कहीं ना कहीं गिवन होते हैं। क्लियर? तो डिडक्शन की मीनिंग आपको समझ में आ गई है। डिडक्शन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में क्लासिफाई करूं तो 2 पार्ट में आप लोग मोटा मोटा क्लासिफाई कर सकते हैं, ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी हो सके। किताब में देखेंगे तो इस तरीके का चार्ट आपको नहीं दिखेगा, किताब में थोड़ा सा समरी फॉर्म में गिवन है, लेकिन आप लोग इसको इस तरीके से समझेंगे ना तो इजीली आप लोग टैकल कर पाएंगे।
दो तरीके के डिडक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूं। पहली कैटेगरी को मैंने रखा है स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से, दूसरी कैटेगरी को रखा है नॉर्मल डिडक्शन के नाम से। नॉर्मल डिडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर हम लोग लास्ट क्लास के अंदर कहीं ना कहीं चर्चा कर चुके हैं। याद क्या रखना है, याद ये रखना है जब भी स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात आएगी ना, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की कोई कंडीशन नहीं होती है, कोई टर्म्स नहीं होती है, डायरेक्ट वो आपको मिलता ही मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दो जगह देखने को मिलता है, एक तो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी या सैलरी हेड के अंदर आपको कौन सा डिडक्शन देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलेगा। अलोंग विद जब भी आप लोग हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एचपी आप लोग बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जब जब आप लोग हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी वाले केस के अंदर भी माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलेगा। तो डिडक्शन हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। एक आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होएगा, एक आपका नॉर्मल डिडक्शन होएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर आपको सैलरी पे देखने को मिलेगा और आपको कहां पे देखने को मिलेगा, आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करूं तो आप लोग सेक्शन 16 के सबसेक्शन 1A के अंदर आप लोग किसको पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन को पढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अंडर द सेक्शन 16 1A के अंडर आप किसको पढ़ते हैं, सैलरी हेड के स्टैंडर्ड डिडक्शन को पढ़ते हैं। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने कवर किया था, जब भी आप लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको ख्याल क्या रखना है, आपको ख्याल इस बात का रखना है, चाहे आप लोग न्यू रेजिम को ऑप्ट करें, चाहे आप लोग ओल्ड रेजिम को ऑप्ट करें, ठीक है। आप न्यू रेजिम की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग ओल्ड रेजिम की बात कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और अमाउंट याद करिएगा, अगर आप लोग ओल्ड रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो आपको 50,000 का स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड डिडक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग न्यू रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो आपको 75,000 का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या देखने को मिलता है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलता है। और मैं आपको बता चुका हूं कौन सा आपका सेक्शन है, 16 फर्स्ट ए के अकॉर्डिंग आप लोग क्या पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन पढ़ते हैं। वहीं अगर आप लोग हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का लगता है अंडर द सेक्शन 24A। ये थोड़ा आपको ख्याल में रखना, 24A के अकॉर्डिंग आपको क्या देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलता है। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये बातें यहां तक आपको क्लियर रही होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, मोटा मोटा आपको समझ में आया। डिडक्शन दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, एक आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, दूसरा क्या है, नॉर्मल डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी पे लगता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A के अकॉर्डिंग। डायरेक्ट आप 50,000 और 75,000 का अप्लाई कर सकते हैं, ओल्ड और न्यू दोनों में काम करता है। और अगर आप हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% 30% लगता है अंडर द सेक्शन 24A। ये आपको याद रखना है। क्लियर, तो बहुत बेसिक बात मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं नॉर्मल डिडक्शन की। नॉर्मल डिडक्शन आप लोग याद रखिएगा कहां से कहां तक आते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 18C टू द 18U। याद रखना है 18C से लेकर के आपको वेरियस इनकम जो आपके क्या है डिडक्शन है वो देखने को मिलेंगे 18C से लेकर के और 18U तक। और याद रखिएगा जब भी नॉर्मल डिडक्शन आप लोग अप्लाई करेंगे तो अगर आप लोग केवल ओल्ड रेजिम ऑप्ट करते हैं, न्यू रेजिम के अंदर आपको नॉर्मल डिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग केवल और केवल ओल्ड रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या देखने को मिलता है, आपको नॉर्मल डिडक्शन देखने को मिलता है। 18C से लेके 18U तक दो ऐसे एग्जम्पशंस रहेंगे या फिर मैं कहूं एक्सेप्शन रहेंगे जो आपको ओल्ड और न्यू दोनों केस में देखने को मिलेंगे। क्या बताया, 18C से लेके 18U आपको ओल्ड रेजिमे के अंदर एक्ट करेंगे, या आप अगर ओल्ड रेजिमे ऑप्ट करते हैं तो आप लोग 18C से लेकर के 18U के डिडक्शन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दो ऐसे एक्सेप्शन केस हैं जो न केवल ओल्ड बल्कि न्यू रेजिम के अंदर भी आते हैं। आप लोग याद रखिएगा आपका 18CCD2 और अगर आप लोग 80CCH याद रखिएगा क्या है 80CCD2 और आपका क्या है 80CCH आपको याद रखना है। ये दो एक्सेप्शन है जो आपके ओल्ड और न्यू रेजिमे दोनों के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। चाहे आप लोग ओल्ड रेजिमे ऑप्ट कीजिए, चाहे आप लोग न्यू रेजिमे ऑप्ट कीजिए, आप लोग ये दोनों जो आपके स्पेसिफिकली डिडक्शन है ये अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं दोनों चीजों में आपको एक बेटर क्लैरिटी मिला होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज और आपको बता देता हूं, जब जब बात डिडक्शन की होती है और स्पेसिफिकली डिडक्शन के अंदर आप लोग 80C से लेकर के 80U की बात करते हैं, तो अगर आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं ना, इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपका चैप्टर नंबर 6 है, 6A बोलूंगा बल्कि मैं, चैप्टर नंबर 6 है जहां पे आपको पढ़ाया जाता है। वैसे अगर आप लोग डिडक्शन पढ़ेंगे तो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के या अदर यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट के अंदर मे बी आपके यूनिट 5 के अंदर पढ़ाया जाता है। क्लियर, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेक्शन 80C से लेकर के
ATU कवर होता है अंडर द चैप्टर 6A। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा हूं। क्लियर? तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ATC से ATU तक का जो आपको डिडक्शन पढ़ाया जाता है वो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ाया जाता है। क्लियर? तो आई होप कि यहां से आपको एक बेटर क्लैरिटी मिला होगा कि डिडक्शन कैसे क्लासिफाई करने हैं, कौन सा डिडक्शन नॉर्मल होगा और कौन सा डिडक्शन माय डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो अभी जो आगे मैं आपको चीजें समझाऊंगा ना, वो बेटर वे में आसानी से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। अगर यहां तक सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट सी बात है यार, जब भी आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली ग्रेजुएशन के लिए, ऐसा कोई इनिशिएटिव है नहीं। जस्ट लाइक अदर स्ट्रीम की अगर आप लोग बात करते हैं, चाहे आप लोग फिजिक्स के फील्ड की बात कर लीजिए, केमिस्ट्री के फील्ड की बात कर लीजिए, मैथमेटिक्स के फील्ड की बात कर लीजिए, या हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी और साइकोलॉजी, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बड़े चैनल मिल जाएंगे जो आपको हर साल यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारे निश के अंदर स्पेसिफिकली बीकॉम के अंदर पहली बात तो कोई डेडिकेटेड टीचर नहीं है जो एनर्जी के साथ आपको एक अच्छा खासा कंटेंट डिलीवर करे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इस इनिशिएटिव में हमारा केवल और केवल 9000 का परिवार है और मेरे को यहाँ पे कोई लाखों बच्चे नहीं देखते हैं, व्यूज मेरे बहुत कम व्यूज हैं। ऐसे में अगर आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है यार, इससे मेरे को भी इंटरनल मोटिवेशन मिलता है और से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रीमियम कंटेंट मैं आप सभी के लिए लेके आने के लिए थोड़ा सा इंस्पायर हो जाता हूं। वैसे थोड़ा सा तो यार आप लोग भी समझते हैं। तो प्लीज अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप यहां तक कंटेंट आपको समझ में आए, यहां तक चीजें समझ में आई, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपके डिडक्शन की। ठीक है, डिडक्शन इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा सैलरी। सैलरी के अंदर हम लोगों ने अलग अलग कंपोनेंट पढ़े। अगर आपको याद हो तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। अगर आपने सैलरी वाला चैप्टर पढ़ा है तो सैलरी वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या कहते थे? सबसे पहले हम लोग आपका बेसिक पे लेते थे। याद रखिएगा मैं यहाँ पे डीए की भी बात कर रहा हूं। उसके बाद मैंने बताया था तमाम अलाउंसेस हम लोग लेते हैं। अलाउंसेस के अंदर 3 तरीके के अलाउंसेस थे। कौन कौन से? फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल। तीसरा कंपोनेंट क्या बनता था माय डियर फ्रेंड्स? अलाउंसेस के बाद हम लोगों ने देखा था आपका परक्यूस्टीज बनता था। ठीक है, परक्यूस्टीज के बाद हम लोगों ने देखा था एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, क्या था? आपका रिटायरमेंट बेनिफिट। क्लियर? आप लोग क्या कहते थे? रिटायरमेंट बेनिफिट। जहां पे हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? आपका ग्रेजुइटी पढ़ा था, पेंशन पढ़ा था, आपका लीव इनकेसमेंट पढ़ा था, पीएफ, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड पढ़ा था। और लास्ट में जाकर के हम लोग क्या करते थे? डिडक्शन अप्लाई करते थे। और ये जो डिडक्शन होता था माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 16 होता था, जब पे 3 डिडक्शन अप्लाई करते थे। कैसे करते थे? इन तमाम चीजों को, यानी कि आपका जो बेसिक सैलरी है उसको हम लोग क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। उसके बाद आप लोग डीए को ले लेते थे। उसके बाद जितने भी अलाउंसेस है वो सारे आ जाते थे। क्लियर है? उसके बाद जितने भी परक्यूस्टीज है वो सारे आ जाते थे। हमने पढ़ा हुआ है सारी चीजों को, ठीक है ना, लास्ट 17 क्लासों के अंदर। उसके बाद आपके जितने भी परक्यूस्टीज के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट है वो आ जाते थे। और रिटायरमेंट बेनिफिट के बाद हमारे पास एक मिलता था ग्रोस टोटल सैलरी। क्या मिलता था? ग्रोस टोटल सैलरी, जिसके अंदर से हम लोग घटाते थे आपके डिडक्शन को। 3 तरीके के डिडक्शन हम लोग पढ़ते थे। 16 फर्स्ट ए, 16 सेकंड, 16 थर्ड, यानी कि 16 सेक्शन के अंदर सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, ये 3 डिडक्शन हम लोग इसके अंदर से क्या करते थे? माइनस करते थे। जो भी लगता था हम लोगों ने वो माइनस कर दिया। और माइनस करने के बाद हमें एक रिजल्ट मिलता था जो होता था आपका टैक्सेबल सैलरी। क्या होता था माय डियर फ्रेंड्स? आपका टैक्सेबल सैलरी। तो एक हेड हुआ ये, माने एक हेड के अंदर हम लोगों ने सैलरी कैलकुलेट करना सीखा। यहां पे हम लोग सैलरी कैलकुलेट नहीं करना सीख रहे हैं। डिडक्शन के अंदर हम लोग टोटल इनकम निकालेंगे और टोटल इनकम 5 हेड के अंदर कवर की जाती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज एंड एक और आपका क्या रह गया? इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम द सैलरी। अच्छा, यहाँ पे मैंने दोनों चीजें लिखी, चाहे आप लोग ओल्ड रेज्यूमे का इस्तेमाल करें चाहे आप लोग न्यू रेज्यूमे का इस्तेमाल करें, कोई भी आप लोग रेज्यूम ऑप्ट कर सकते हैं अपने टैक्स पे करने के लिए। दूसरा क्या है? हाउस प्रॉपर्टी के लिए अमाउंट आ गया। आपने कैलकुलेट करना सीखा इनकम फ्रॉम द पीजीपी, यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है ना, ये आप थोड़ा याद रखिएगा। यहां पे आपका अमाउंट आ जाएगा। कैपिटल गेन का अमाउंट लिख दीजिए, अदर सोर्सेज का अमाउंट लिख दीजिए। अगर ये पांचों हेड को अगर आप लोग कवर कर लेते हैं, जब जाकर के आपका ग्रोस टोटल इनकम बनता है, जैसे यहाँ पे ग्रोस टोटल सैलरी बना था, यहाँ पे क्या बना? ग्रोस टोटल इनकम ये बन गया। इस ग्रोस टोटल इनकम के अंदर आपको ध्यान क्या देना है? आपको देखना है कि आपको डिडक्शन करना है अंडर द सेक्शन 18C
टू द 18U। याद रखिएगा 18C से लेकर के 18U जो जो डिडक्शन लगेंगे वो हम अप्लाई कर देंगे। देखिए दो डिडक्शन ऐसे हैं जो ओल्ड और न्यू में काम करते हैं, कौन कौन से, 80CCD2 और 80CCH। ये दोनों तो किस में काम करेंगे, दोनों में करेंगे। बाकी सब कहां पे आ जाएगा, ओल्ड रेजिम के अंदर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करके सब्ट्रैक्ट करके हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका नेट टैक्सेबल इनकम। ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे इसको, टैक्सेबल इनकम कह सकते हैं। क्लियर। तो ये छोटा सा फॉर्मेट है जिसको आपको याद रखना है। हालांकि कायदे से देखेंगे तो होना यही चाहिए, पहले सैलरी पढ़ेंगे, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ेंगे, कैपिटल गेन पढ़ेंगे, अदर सोर्सेज पढ़ेंगे, उसके बाद ही तो आप लोग डिडक्शन कर पाएंगे ना। लेकिन इनके बिना जो आप लोग ये चैप्टर कर पा रहे हैं सैलरी, आप लोगों ने सबसे बड़ा चैप्टर सैलरी है, हम लोगों ने पढ़ा, इसके सवाल को सोल्व कर पाना करीब करीब डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई हमें ये यहाँ पे कवर करना जरूरी है। क्लियर। तो ये फॉर्मेट याद रखिएगा टोटल इनकम का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट रहने वाला है। आगे मैं इसका इस्तेमाल करूंगा जब भी हम लोग सवाल बनाएंगे। क्लियर है। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक आई थिंक मैं एक बार चेक कर लेता हूं ताकि चीजें हमको बेटर वे में क्लैरिटी हो सके, क्योंकि यहाँ पे इस पीपीटी के अंदर छोटी सी मिस्टेक हो रखी है। कौन कौन से सेक्शन है जिनके अंदर हमें तब्दीली करने की जरूरत है, ये हमारा मेन कंसर्न रहेगा। यहाँ पे हुआ क्या है कि ये सारी चीजें सेम दिख रही है आपको, लेकिन असल में सारी सेम नहीं है। लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको एक बार करेक्ट कर लेंगे। आप लोग भी प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जितने भी बच्चे डेडिकेटेडली पढ़ते हैं एक बार इस चीज को थोड़ा सा कंसिडरेशन में रखिएगा। जो मैं बातें आपको बता रहा हूं ये आपका यहाँ पे आएगा 80D, यानी कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे डी वाला आएगा। डी वाला मतलब मैं अभी आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको एक बेटर वे में क्या हो सके, क्लैरिटी हो सके। हम सेम कलर उठा लेते हैं और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। एक मिनट, जस्ट हम इसको हटा देते हैं, फिल यहाँ पे, यस एक मिनट। ठीक है, अब ठीक है, ये देखिए ध्यान से, इसका ही हम लोग क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि चीजों को हम लोग बेटर वे में क्या कर सकें, प्रेजेंट कर सके। यह सब ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार फटाफट से लिख देता हूं ताकि आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आएगा आपका 80D आएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे 80DD, याद रखिएगा ये आपका DD है। उसके बाद आपको करना है 80DD, ये वाले आपके यहाँ पे सेक्शन रहेंगे। इसके बाद आपका 80E आएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 80E है। उसके बाद 80EE है, याद रखिएगा ये क्या आ गया आपका, EE आ गया। उसके बाद क्या आ गया आपका 80EB आ गया। क्लियर है। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 80G आएगा, उसके बाद 80GG आएगा। ओके, इसके बाद क्या आएगा आपका, इसके बाद आएगा 80GGA, और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका 80GGB, 80GGB, और ऐसे C भी आएगा, यानी कि 80GGC। ठीक है, ओके डन। ये आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, वहां पे उस स्लाइड के अंदर मिस्टेक है, तो आप लोग मेक श्योर करके इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। 80C, 80CC, 80CCD और 80CCH, ये आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए सेक्शन है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको याद रखिएगा 80C, 80CC, 80CCD, 80CCH, ये आपके टोटल 4 सेक्शन है जिसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रोविजन आपको गिवन मिलेंगे। 80D, 80DD, 80DD, ये आपके हेल्थ एंड इंश्योरेंस से जुड़े हुए क्या है, प्रोविजन है। थोड़ा सा याद करिएगा, ध्यान रखिएगा कि भाई ये कौन सा प्रोविजन है। ठीक है ना। अगर आप लोग ई की बात करते हैं, 80E, 80EE, 80EB, ये आपके लोन पेमेंट से जुड़े हुए हैं, और जी वाले सारे डोनेशन से जुड़े हुए हैं। क्लियर। थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्या बताया मैंने, 80C वाला कहां से जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट से, डी वाला हेल्थ एंड इंश्योरेंस से, ई वाला लोन पेमेंट से, और जी वाले डोनेशन से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आप लोग थोड़ा और पढ़ेंगे QQB, और आपका RRB आप लोग पढ़ने वाले हैं, TTAA, TTAB पढ़ने वाले हैं, और ATU आप लोग पढ़ेंगे। क्लियर। ये आखिरी है 80C से लेकर के, और हमें कहां तक पढ़ना है, आपका 80U तक ही तो पढ़ना है ना, तो ये आखिरी है। क्लियर। तो ये आपके थोड़े से प्रोविजन रहेंगे, अभी आपको क्लैरिटी मिलेगा। याद इतना कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सर हाँ ये इस तरीके से हमारे ये आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या क्या दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं या सेक्शन दिए गए हैं, जिनके हिसाब से हमें अपनी कैलकुलेशन को बनाना है। सबसे पहले आज की क्लास के अंदर हम लोग 80C को कवर करेंगे, फिर हम ऐसे आगे आगे प्रोसीड करते जाएंगे। 80C के बाद आपका EB होएगा, ये
सारी डी भी होगा, ठीक है। ऐसे वन बाय वन करके हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग एटीसी के डिडक्शन की बात करते हैं तो आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा, यहाँ पे किस किस को एटीसी मिल सकता है। इंडिविजुअल को मिल सकता है, और इंडिविजुअल के अंदर भी आपको याद रखना है, या तो उसको खुद को मिलेगा, या फिर उसके बच्चे को मिल सकता है, चाइल्ड को, ठीक है, या फिर उसके स्पाउस को मिल सकता है। स्पाउस को मतलब क्या होता है, अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, अगर वाइफ है तो उसका हस्बैंड, यानी कि ये तीनों कैटेगरी किसमें आती हैं, आपके इंडिविजुअल की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इंडिविजुअल के केस में, प्लस में आप लोग एचयूएफ की बात करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं, इन दोनों केसेस में आपको एटीसी का डिडक्शन देखने को मिलता है। और इंडिविजुअल के केस में भी हम लोग सेल्फ की बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, चाइल्ड की बात कर रहे हैं, हम लोग स्पाउस की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम लिमिट याद रखिएगा, एटीसी के अकॉर्डिंग जो डिडक्शन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा 1.5 लाख देखने को मिलेगा। 1.5 लाख से ज्यादा का डिडक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये कुछ प्रोविजन है जो आपको याद रखने हैं। जब भी आप लोग एटीसी की बात करेंगे तो आपको याद क्या रखना है, एटीसी सबसे पहली बात तो कहां से जुड़ा हुआ है, ये आपका इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। अभी अभी हमने पढ़ा ना, एटीसी डिडक्शन कहां से जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। सी वाले सारे किससे जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं। तो एटीसी कहां से जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। एटीसी दो लोगों को मिलता है, या तो इंडिविजुअल को मिलेगा या एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलेगा। इंडिविजुअल के अंदर भी 3 लोग आएंगे, सेल्फ आ जाएगा, चाइल्ड आ जाएगा, और आपका स्पाउस आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, क्या किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स के नाम आपका क्या ले लिया है, एटीसी का डिडक्शन लगेगा। जैसे उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसके पेरेंट्स के नाम किया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ही, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट डाला, तो क्या एटीसी का डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उसका बच्चा होता, चाइल्ड होता, तो या खुद के लिए या तो स्पाउस के लिए, पेरेंट्स के लिए, ग्रांड पेरेंट्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, किसी के लिए भी आपको एटीसी का डिडक्शन देखने को नहीं मिलता है। क्लियर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, ख्याल में रखिएगा, जहन में रखिएगा, रादर देन दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग जब सवालात को बनाएंगे जब करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपका डिडक्शन है कहां पे काम करता है, हम लोग बात कर चुके हैं, ओल्ड रेजिम के अंदर काम करता है। और यहाँ पे जितने भी कैपिटल गेन होते हैं, 2 तरीके के कैपिटल गेन है। एक क्या है आपका एलटीजी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, सीजी, एलटीसीजी, ठीक है ना। और दूसरा कैपिटल गेन कौन सा है आपका, एसटीसीजी। इसका मतलब क्या होता है, एलटी का मतलब है लॉन्ग टर्म, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, एलटी का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऐसे इसका क्या मतलब हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। यहाँ पे भी आपका क्या नहीं होता, अलाउ नहीं होता है एटीसी, माने कैपिटल गेन के अंदर भी आपका क्या नहीं होगा, एटीसी आपका अलाउड नहीं होगा। और केवल केवल ओल्ड रेजिमे वाले ही आपके एटीसी डिडक्शन को ऑप्ट कर पाएंगे। कौन कौन कर पाएंगे, या तो खुद, या अपने बच्चे के लिए, अपने स्पाउस के लिए। इंडिविजुअल की बात हो रही है, या तो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर लीजिएगा। और लिमिट कितनी बताई है मैंने, 1.5 लाख मैक्सिमम लिमिट है। इससे कम है तो आप लोग कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी है आपका, 1.5 लाख है। 1.5 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जाता है तो 1.5 लाख से ज्यादा का डिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलता। कुछ बातें हैं जिनको केवल जहन में रखना है, सवाल हम लोग आने वाले वक्त के अंदर प्रैक्टिस जरूर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, व्हेन डिडक्शन अलाउंस, क्या क्या कहां पे डिडक्शन मिलता है एटीसी का, इन्वेस्टमेंट के अंदर देखने को मिलता है, डिपॉजिट के अंदर देखने को मिलता है, कंट्रीब्यूशन कहां पे कर सकते हैं, प्रोविडेंट फंड के अंदर या एसपीएफ के अंदर, सेल्फ प्रोविडेंट फंड के अंदर कर सकते हैं। पेमेंट के अंदर लोन और ट्यूशन फीस आ गया है, यानी कि इन तमाम केसेस में आप लोग क्या लगा सकते हैं, आपका एटीसी का डिडक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। जब भी आप लोग एटीसी के डिडक्शन की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के अंदर जैसे आपने एलआईपी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे तो, याद रखिएगा पीपीएफ का क्या फुल फॉर्म होता है, मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको, दिस इज द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्लियर है, या क्या कहेंगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलेंगे इसको। क्लियर, थोड़ा याद रखिएगा। आगे देखिएगा, बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप लोग डिपॉजिट करते हैं, और स्पेसिफिकली हम लोग आगे बात करेंगे आपका लॉन्ग टर्म के अंदर, यानी पे हम लोग 5 ईयर का टाइम पीरियड लेंगे, ठीक है, वहां पर भी हम लोग चर्चा करने वाले। कंट्रीब्यूशन और पेमेंट, तमाम केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, एटीसी देखने को मिलेगा। और यहां से इंपॉर्टेंट फैक्टर बता देता हूं, इन तमाम चीजों में अगर कोई एक चीज इंपॉर्टेंट, एक टॉपिक जहां से अक्सर सवाल आता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका रहने वाला है एलआईपी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर है, या याद रखना है, इससे जुड़े हुए प्रोविजन मैं आज करा दूंगा। इसको क्या कहते हो आप लोग, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अभी मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है।
कि एग्जैक्टली एलआईपी के एलआईसी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। आई थिंक एक स्लाइड यहाँ पे मिस है एलआईसी वाला, चलिए अगले पार्ट के अंदर कर लेंगे। आप लोग जब तक इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे लेके चलते हैं एटीसी के डिडक्शन को, अगर आप लोग पढ़ते हैं, अगर आप लोग कहते हैं कि सर एटीसी का डिडक्शन कहाँ पे देखने को मिलता है, तो एटीसी का डिडक्शन आप लोग याद रखिएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पीएफ, एसपीएफ, आरपीएफ एंड द पीपीएफ। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपने यूलिप और यूटीआई में इन्वेस्टमेंट किया है तो भी आपको एटीसी का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। एनएससी 8 की बात करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर। मैंने बताया था ना, इसके अंदर भी है आपका नाबार्ड, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कह दीजिए, इंस्टीट्यूशन कह दीजिए, जो फार्मर्स को लोन देता है, ठीक है। उसके अंदर भी आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, तो उसके अंदर भी म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम 2005, ये अगर आपका है तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। आप देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर भी आपको एटीसी का डिडक्शन मिलता है। ट्यूशन फीस अगर आप लोग देते हैं किसी भी स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, कॉलेज होना चाहिए फुल टाइम, याद रखिएगा, वहां पे भी आपको डिडक्शन देखने को मिलता है। अगर किसी भी हाउसिंग लोन की अगर आप लोग रीपेमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट हो, बैंक हो, एलआईसी हो, तो उस केस में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका बेसिकली एटीसी का डिडक्शन देखने को मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है एटीसी का डिडक्शन आपको कब कब देखने को मिलता है। अगर आप लोग एलआईसी की बात करते हैं तो एलआईसी की माय डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। एलआईसी की अगर आप लोग बात करते हैं तो कुछ बातें हैं, याद रखिएगा। एलआईसी के अंदर यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैं लिख देता हूँ, अगर आपकी पॉलिसी, याद रखिएगा, अगर आपकी पॉलिसी क्या गिवन है, बिफोर 1 अप्रैल यानी कि 1/4/2012 से पहले की पॉलिसी है, तो यहाँ पे आपके दो केसेस बनते हैं। एक तो आपका डिसेबल पर्सन होता है और एक डिसेबल के अलावा जो अदर बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं अदर लिख दूंगा। याद रखिएगा, जो भी डिसेबल है और पॉलिसी 1/4/2012 से पहले की है, तो यहाँ पे आपका मिलेगा 20% ऑफ सम अक्योर्ड, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, जो भी सम अश्योर्ड किया है 20%, और यहाँ पे पहले कितना रखा गया था, 20% रखा गया था। अब उसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर टाइम पीरियड रखा गया, सेकंड जो कैटेगरी बनाई गई थी, तो पहली कैटेगरी थी, सेकंड कैटेगरी बनाई गई थी जिन्होंने भी 2012 से और 13 के बीच में पॉलिसी लिया। किसकी बात हो रही है, 2012 से लेके और 13 के अंदर पॉलिसी लिया। डिसेबल का जो परसेंटेज था वो 10% रखा गया, अदर के लिए भी कितना रखा गया, 10% रखा गया। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे, तीसरी कैटेगरी क्या कहती है, अगर आपकी पॉलिसी ली गई है आफ्टर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, 1/4/2013, तो याद रखिएगा यहाँ पे डिसेबल के लिए 15% रखा गया है, ये कितना है आपका 10% है। और याद रखिएगा ये जो परसेंट गिवन है ये है, जैसे 20% की मैं बात की तो 20% सम अश्योर्ड, किसकी बात हो रही है, जो आपने सम अश्योर किया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना, उसके बिहा पे है। तो एलआईसी वाला पॉइंट भी आप आज ही क्लियर कर लीजिए, अलग से स्लाइड के चक्कर में ना पड़े, केवल 3-4 पॉइंट है जो आपको अपने जहन में, मेमोरी में याद रखने, ठीक है। तो यहां तक याद रखेगा, अगर आपकी पॉलिसी 1/4/2012 से पहले की है, तो अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो 20% अश्योर्ड सम मिलेगा, उसको अश्योर्ड सम का 20% मिलेगा, अदर को कितना मिलेगा, 20%, दोनों सेम थे। फिर एक तब्दीली की गई 2012-13 के अंदर, दोनों अमाउंट को कम करके इक्वल कर दिया गया। फिर पता चला डिसेबल पर्सन और नॉर्मल के पर्सन के बीच में कुछ तो बुनियादी तौर पर फर्क रखें, तो 1/4/2013 के बाद जो पॉलिसीज है वो क्या है, 15% है, और यहाँ पे कितना है आपका 10% है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल आता है यहाँ से जब हम लोग पढ़ेंगे, तो प्लीज इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, अपने जहन में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि चीजें याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोविजंस को याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आप लोग ग्रेजुएशन के आखिरी साल में है, तो 3 सालों के दरमियान आपको अच्छा खासा अनुभव हो गया होगा, और स्पेसिफिकली कॉमर्स डोमेन के अंदर की पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर सबसे ज्यादा कोई चीज है तो पढ़ना जरूरी है, क्लियर है। अभी 1 सेमेस्टर के बाद या हो सकता है 6 महीने बाद आप लोग जब ग्रेजुएशन करके, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, कुछ वैसे बच्चे ऐसे होंगे जो कॉम्पिटिटिव सेगमेंट की तरफ चले जाएंगे, वहां पे जाके आपको और ज्यादा फील होगा कि सबसे जरूरी कोई काम है दुनिया में तो पढ़ना है। न केवल हम लोग इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कहता मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़िए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़िए, लॉ पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए, पढ़ना सबसे जरूरी काम है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और लिटरेचर पढ़िएगा, लिटरेचर में बड़ी सारी चीजें हैं जो आपको काफी कुछ सिखाती हैं। एट द एंड मतलब सीधी सीधी बात है, आपका वास्ता पढ़ाई से होना चाहिए। तो याद करने की
की आदत डाल लीजिए। जब आप लोग रेगुलर पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो आपकी एक हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, आप चीजों को याद कर पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैंने क्या कवर कराया, आपका पूरा एटीसी कवर करा दिया है। एटीसी में इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे प्रोविजन है जो आप लोग पढ़ेंगे कहां पे, एटीसी के अंदर, एटीसी के अंदर और एटीसीसीएच के अंदर। हम लोग एटी के जो बचे हुए सेक्शन है उनको अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हमने क्या किया, हमने कवर किया है आपका सबसे पहले एटीसी कवर किया है। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे एटी ट्रिपल सी आएगा, उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे एटीसीसीडी आएगा जो आगे आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये क्या है, एटीसीसीडी है। उसके बाद आप लोग देखेंगे एटीसीसीएच आएगा। तो ये आपके 4 सेक्शन और हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। तो आज की क्लास का एजेंडा यही रहेगा कि मैं आपको जो बचे हुए एटीसी से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हो सारे समझा दूं, तमाम सेक्शंस को कवर करा दूं ताकि आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो सके। क्लियर? तो आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग किस सेक्शन को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, सबसे पहले एटी ट्रिपल सी को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, एटी ट्रिपल सी किससे जुड़ा हुआ है, अपने आप में एटी ट्रिपल सी जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, एक ऐसे इंडिविजुअल टैक्स पेयर से जो चाहे आपका रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल या तो कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करता है या पे करता है, याद रखिएगा, डिपॉजिट करे या पे करे टुवर्ड्स ए पेंशन और एन्युटी प्लान, कोई भी आपका एन्युटी प्लान है या फिर पेंशन है, उसके अंदर अगर कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर है जो अमाउंट डिपॉजिट करता है या पे करता है, तो उस केस में आप लोग कौन से सेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, एटी ट्रिपल सी को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक डिडक्शन देखने को मिलता है। क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा, आप इंश्योरेंस कंपनीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे आप लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की भी बात कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एटी ट्रिपल सी के अंदर एलिजिबिलिटी कंट्रीब्यूशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, पेमेंट मेड टुवर्ड्स द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी के अंदर अगर आपने पेमेंट किया है या किसी और इंश्योर एन्युटी पेंशन प्लान के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है जहां से आपको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा, उस केस में आपकी एलिजिबिलिटी किस सेक्शन की रहेगी, एटी ट्रिपल सी सेक्शन की रहेगी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और नोट कीजिएगा, कंट्रीब्यूशन शुड बी आउट ऑफ द टैक्सेबल इनकम। ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो क्या होना चाहिए, आउट ऑफ द टैक्सेबल इनकम होना चाहिए, नॉट एग्जम्प्टेड इनकम। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा, जब भी बात एलिजिबिलिटी की आती है कि जब आपको सेक्शन एटी ट्रिपल सी का बेनिफिट उठाना है तो उस केस में कब आप लोग उठा पाएंगे, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी टैक्स पेयर है, अगर वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसी कंपनीज के अंदर अगर किसी भी प्लान के अंदर इन्वेस्ट करता है, डिपॉजिट करता है, तो उस केस में आपका इस पर्टिकुलर सेक्शन का आपको बेनिफिट मिल सकता है। अदर इंश्योरेंस एन्युटी पेंशन प्लान के अंदर भी आपको ये सेम चीज देखने को मिलेगी। अगर आप लोग डिडक्शन लिमिट की बात करते हैं तो याद रखिएगा, एटी ट्रिपल सी के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन आपका वही 1.5 लाख आपका अलाउ किया गया है ईयरली। याद रखिएगा, एक साल के अंदर आपको कितना डिडक्शन देखने को मिलेगा, 1.5 लाख देखने को मिलेगा। 1.5 लाख से ज्यादा अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट डालते हैं तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स आपको डिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, ये जो लिमिट है 1.5 लाख, ये आपकी सेपरेट लिमिट नहीं है। इससे पहले आपने एटी ट्रिपल सी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एटी ट्रिपल सी से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एटीसी, वहां पे भी आपका लिमिट कितना था, वहां पे भी तो आपका 1.5 लाख रुपए ही था ना। तो दोनों को मिला के आप लोग बोल सकते हैं, अलग अलग लिमिट नहीं है कि आप लोग एटीसी का डिडक्शन ले लेंगे वहां पे भी 1.5 लाख, और अगर आप लोग एटी ट्रिपल सी का डिडक्शन ले लेंगे तो वहां पे भी आपको 1.5 लाख, ऐसे करके 3 लाख नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सेपरेट लिमिट नहीं है, इट इज ए पार्ट ऑफ द कंबाइंड लिमिट ऑफ द 1.5 लाख अंडर द सेक्शन एटीसीसीई। याद रखिएगा, एटीसीसी का ये आपका क्या है, कंबाइन पार्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जब भी बात आप लोग करते हैं सेक्शन एटी ट्रिपल सी की, तो जब भी कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करता है या पे करता है सर्टेन पेंशन एन्युटी प्लान के अंदर, उस केस में आप लोग इस सेक्शन के अकॉर्डिंग डिडक्शन ले सकते हैं। इसकी आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और डिडक्शन लिमिट क्या है, ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। देखिए, बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको दिमाग लगाने वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट कुछ प्रोविजन है जिनको आप लोग अपने जहन में बैठा लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, आपका काम बन जाएगा। चलिए, अगला जो प्रोविजन रहे, अगला जो सेक्शन रहने वाला है वो आपका एटीसीसीडी रहने वाला है। एटीसीसीडी आपका पहले तो सबसे पहले जुड़ा हुआ है आपका ये एनपीएस से। एनपीएस का मतलब होता है, याद रखिएगा, अगर मैं एनपीएस की बात करूं तो आप लोग समझते होंगे, इसको हम लोग कहते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। आप सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसके बारे में सुना ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, प्लस में एक शब्द और यहाँ पे दिखा हुआ है आपको एपीवाई। एपीवाई का मतलब
मतलब क्या होता है, आप सभी ने इसका मतलब भी सुना होगा, इसको हम लोग कहते हैं अटल पेंशन योजना। तो दोनों शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, अटल पेंशन योजना। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ है, या अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में कहें, सेक्शन 80 प्रोवाइड्स टैक्स बेनिफिट टू द इंडिविजुअल। किसको बेनिफिट प्रोवाइड करता है? इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करता है नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर या फिर अटल पेंशन स्कीम के अंदर या अटल पेंशन योजना, व्हाट एवर यू कैन से, ठीक है। तो उस केस में आप लोग कौन से सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं? 80CCD का आप लोग डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 80CCD, अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं, अगर मैं कहूं आपका 80CCD है, तो यहाँ पे आप लोग इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, 80CCD और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे 80CCD और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अगर कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर करता है तो उस केस में आपका कौन सा सेक्शन लगता है? 80CCD2 लगता है। अगर आपका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है तो उस केस में आपका कौन सा लगता है? आपका 80CCD1 लगता है। एक इंपॉर्टेंट बात और अपने ख्याल में जहन में रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर 80CCD2 की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग चाहे ओल्ड रेजिम की बात करें, चाहे आप लोग न्यू रेजिम की बात करें, दोनों के केस के अंदर आपको डिडक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल आपको ओल्ड रेजिम के अंदर ही बेनिफिट देखने को मिलता है। क्लियर? तो बहुत बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग याद करेंगे एक बार इस चीज के जो नोट्स है उनके थ्रू अगर आप गो थ्रू करेंगे तो चीजें आपको बेटर वे में समझ में आएंगी। तो ध्यान से देखिएगा, आपका पहला सेक्शन क्या है? 80CCD1। और अगर आप लोग दूसरे सेक्शन की बात करेंगे तो दूसरा सेक्शन क्या होगा आपका? 80CCD2, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने पढ़ा है, 80CCD, अगर आप लोग 1 की बात करते हैं, इसके अंदर भी एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको आप लोग क्या कहते हैं? 80CCD1 के अंदर आपका बी, आप लोग क्या लिखेंगे? 1B, ये आपका अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट का मतलब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। अभी मैं क्लियर करवाऊंगा कितने का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। आपको 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। यहाँ पे भी 1.5 लाख लिमिट होती है, इसके अकॉर्डिंग आपकी लिमिट कितनी है? 1.5 लाख है। लेकिन 1.5 लाख के अलावा आपको एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है। बहरहाल अभी हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपका सेक्शन 80CCD1 की बात करते हैं तो आपका इंप्लॉय अगर आपका क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है, तो उस केस में आपका कौन से सेक्शन का डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा? 80CCD1 का डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे इंप्लॉय हो, चाहे आप लोग सेल्फ इंप्लॉयड हो, अब यहां से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप गवर्नमेंट इंप्लॉयड हो या नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉयड हो, दोनों केस में आपको डिडक्शन देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, अगर आप लोग सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन का मतलब क्या होता है? अब इस चीज से कतई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप लोग गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन है या फिर मैंने क्या बताया, आप लोग नॉन गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन है, दोनों केसेस में आपको क्या याद रखना है? आपका जो एग्जम्पशन आपको देखने को मिलेगा, आपकी सैलरी का 10% देखने को मिलेगा। और सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डी, ये सारा, ठीक है, कंप्लीट। ओके तो ये थोड़ा आप याद रखिएगा। अगर आप लोग सेल्फ इंप्लॉयड की बात करते हैं, सेल्फ इंप्लॉयड के केस में आपको 20% देखने को मिलेगा। लेकिन ये 20% सैलरी का नहीं है, जो आपका ग्रोस टोटल इनकम है उसका है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। 20% किसका है? जो आपका ग्रोस टोटल इनकम बन रहा है उसका है। इसके अलावा सब्जेक्ट टू द ओवरऑल सीलिंग ऑफ 1.5 लाख अंडर द 80CCE, वही आपका सिंपल है। अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं 80C और 80CCC की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों को मिला करके आपको कितनी लिमिट दी गई है? 1.5 लाख दी गई है। यहाँ पे भी आपको लिमिट कितनी दी गई है? 1.5 लाख का डिडक्शन, 1.5 लाख तक का डिडक्शन ईयरली आपको देखने को मिलता है। क्लियर? तो यहाँ तक हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी है। क्या पढ़ा है? एक तो आपका 80CCC आपका किससे जुड़ा हुआ है? कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर अमाउंट डिपॉजिट करता है या पेड करता है किसी भी पेंशन या एन्युइटी प्लान के अंदर, उस केस में आप लोग इस डिडक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में या फिर किसी भी एन्युइटी पेंशन प्लान के अंदर आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रखा गया है और ये 80C से अलग नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सेक्शन 80CCD की हम लोगों ने बात की, नेशनल पेंशन स्कीम की बात कर लीजिए या फिर आप लोग APY अटल पेंशन स्कीम की बात कर लीजिए, अटल पेंशन योजना की बात कर लीजिए। दोनों केस में आपको कौन सा डिडक्शन देखने को मिलेगा? सेक्शन 80CCD का डिडक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 सेक्शन बनते हैं, 80CCD1, 80CCD2। अगर आप लोग 80CCD2 की बात करते हैं तो आपका इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 1 की बात करते हैं
हैं तो आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे मैंने बताया सैलरीड पर्सन है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, 10% आपके सैलरी का यहाँ पे डिसाइड हुआ है। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं 20% आपकी ग्रोस टोटल इनकम की बात हुई है। और मैंने बताया था आपको यहाँ पे आपका एक सेक्शन है जिसको आप लोग अमांडमेंट कहते हैं। यहाँ पे मैंने क्लियर किया ना, क्या किया था आपका 80CC-D1 के अंदर अमांडमेंट हुआ, क्या आ गया, 1 के साथ B जुड़ गया है। इसको कहते हैं हम लोग एडिशनल डिस्काउंट या एडिशनल डिडक्शन। मैंने बताया था यहाँ पे आपको कितने का एडिशनल डिडक्शन देखने को मिलता है, 50,000 का डिडक्शन देखने को मिलता है। अगर 1.5 लाख पहले लिमिट थी, 50,000 का एडिशनल डिडक्शन देखने को मिलता है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है आपका 2 लाख हो जाता है अकॉर्डिंग टू द 80CC-D जो आपका सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। और स्पेसिफिकली मैंने किसकी बात की है, 80CC-D1B, ये आपका 1 के अंदर B वाला जो अमांडमेंट है, ठीक है, इसको आपको थोड़ा याद रखना है। और मैंने बताया था 80CC-D2 कब है, जब आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, और ये केवल और केवल सैलरीड एम्प्लॉय के केस में आपका अप्लाई होगा। CC-D2 ये याद रखेगा, अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसकी बात हो रही है, अगर आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में ये नहीं लगेगा, केवल और केवल सैलरीड पर्सन के केस में लगेगा। आइदर यू आर द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन। याद रखिएगा, वही लिमिट है आपकी 10% आपकी सैलरी की। सैलरी का मीनिंग है बेसिक प्लस में DA, ये थोड़ा आपको याद रखना है। और लिमिट कितनी है, वही आपकी 1.5 लाख रखी गई है, कोई सेपरेट लिमिट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है। सॉरी, क्लियर। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई होंगी। बार बार कह रहा हूं, आपको लगेगा थोड़ा सा कि एनर्जी, एंथुजियाज्म, जोश की कमी है, तो प्लीज इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। उसके लिए मैं दिल से सॉरी है यार, क्योंकि क्लास आज आनी थी लेकिन तबीयत नासाज नहीं है, डेट्स वाई क्लास इमरजेंसी में रिकॉर्ड करना पड़ा, ताकि कुछ बेसिक बातें यहाँ पे समझाना कुछ है नहीं, कुछ मोटी मोटी बातें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। एक बार आप लेक्चर देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे और इसीलिए इसको याद भी कर पाएंगे। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आपका आखिरी जो आपका सेक्शन है, मैंने बताया था ना, यहाँ पे हम लोग कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। आप लोग ATC पढ़ेंगे, फिर आप लोग क्या पढ़ेंगे, ATCC CCC पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग क्या पढ़ते हैं, ATCCD पढ़ते हैं, जहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, आपका ATCCD1 पढ़ा आप लोगों ने, तो CCD1 आप लोग लिख देंगे, CCD1 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ATCCD2 आ गया है, और यहाँ पे मैंने बताया था कमांडमेंट और आ जाएगा, ATCCD1B आ जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आखिरी आपका क्या रहता है, ATCCH। मैंने बताया था ये भी आपका दोनों केसेस में काम करता है, चाहे आपका ओल्ड रेज़्यूमे हो चाहे आपका न्यू रेज़्यूमे हो। आप लोग न्यू रेज़्यूमे की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग ओल्ड रेज़्यूमे की बात कर लीजिए, ठीक है। ये क्या है, अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ का मतलब याद रखिएगा, अगर आप लोग इस सेक्शन की बात करते हैं ATCCH की, तो ये कब प्रेजेंट किया गया था, फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर प्रेजेंट किया गया था। और जो अग्निवीर से जुड़े हुए बेनिफिट है ना, अग्निवीर से जुड़ा हुआ जो आपका अग्निवीर कॉर्प्स फंड है, उससे रिलेटेड ये आपका सेक्शन रहने वाला है। कौन क्लेम कर सकता है, जो भी पर्सन अग्निवीर है जिसने इनरोल किया है अग्निपथ स्कीम 2022 के अंदर, क्लियर है, वो आपका किसको क्लेम कर सकता है, ATCCH को क्लेम कर सकता है। और याद रखिएगा उस पर्सन के पास 100% अग्निवीर कॉर्प्स फंड होना चाहिए। अग्निवीर कॉर्प्स फंड के अंदर उसका अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए। अगर आप लोग डिडक्शन की बात करते हैं तो CCH के अंदर भी आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग ATCCH की बात करते हैं तो आप लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 हिस्से आप लोग कर सकते हैं। आपका क्या आ जाएगा, CCH1 आप लोग कह सकते हैं, और दूसरा क्या बन जाएगा, ATCCH2 आप लोग कह सकते हैं। क्लियर। अगर आप लोग देखेंगे CCH1 की बात करते हैं तो ये आपका CCH1 कौन कंट्रीब्यूट करता है, जो अग्निपथ स्कीम के अंदर, अग्निवीर स्कीम के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका हिस्सा एक तरीके से इन्वेस्ट करती है, कंट्रीब्यूट करती है ना, और ये फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और 80 CCS2 की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है जो इंडिविजुअल अग्निवीर ने किया है, किसके अंदर, अग्निवीर कॉर्प्स फंड के अंदर, अलो एज ए डिडक्शन फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम। ये आप लोग याद रखिए, ग्रोस टोटल इनकम के अंदर से इसको डिडक्शन की परमिशन है। नो मॉनेटरी लिमिट स्पेसिफाइड, यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। ये मैच्योरिटी वाली चीज आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नो रॉकेट साइंस। क्लियर। तो आज की क्लास के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी, कुछ नहीं, बहुत बेसिक चीजें हम लोगों ने सीखी है। ये अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ATC आपको पढ़ना है। सबसे पहला आपका सेक्शन कौन सा था, ATC आपने पढ़ा है। ATC भी आपका इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपने देखा ATCCC
है ये किससे जुड़ा हुआ है, किसी भी पेंशन प्लान की अगर आप लोग बात करते हैं या किसी भी एन्युटी प्लान की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, एन्युटी प्लान के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको ATCCC देखने को मिलता है। उसके बाद आपने पढ़ा CCD, क्लियर है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपका नेशनल पेंशन स्कीम प्लस में जो आपका अटल पेंशन योजना है यहां से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा दो हिस्से हो जाते हैं, ATCCD आपका 1 हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, ATCCD आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है तो उस केस में क्या होता है, ATCCD 1 होता है। और अगर आपका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है तो उस केस में क्या होता है, आपका कंट्रीब्यूशन कितना है आपका स्पेसिफिकली एम्प्लॉयर के द्वारा, तो ATCCD 1 का डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। सबके अंदर करीब करीब 1.5 लाख की लिमिट है। और यहाँ पे मैंने बताया था आपको एक एडिशनल कंडीशन और देखने को मिलती है, कमांडमेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ATCCD और 1 के अंदर क्या है, B है, क्लियर है। यहाँ पे एडिशनल 50,000 का डिस्काउंट और आपको देखने को मिलता है, 50,000 का डिडक्शन और देखने को मिलता है। लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा ATCCH पढ़ा, जहां पे 2 आपके पार्ट बन जाते हैं, CCH 1 बन जाता है जो आपका कंट्रीब्यूशन कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, याद रखिएगा कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, फुल्ली एग्जम्प्टेड रहता है। और यहाँ पे क्या आ गया आपका ATCCH 2 आ गया, क्लियर है। और ये कौन करता है, ये आपका जो अग्निवीर है, क्लियर है, क्या करता है, जो अग्निवीर कंट्रीब्यूट करता है। और यहाँ पे कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे ऊपर पढ़ते हैं ना 1.5 लाख 2 लाख वाला, लिमिट इज नॉट स्पेसिफाई, ये आपको थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो लिमिट क्या नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी स्पेसिफाइड नहीं है, क्लियर। तो बहुत बेसिक सी बातें हैं माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है आपको चीजें समझ में आए इस तरीके से। हालांकि ना उतनी एनर्जी शरीर में है ना उस तरीके के हालात है कि मैं आपको थोड़ा अच्छे से बेटर वे में प्रेजेंट कर सकूं। और मेरे को भी नहीं लगता यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस है जो आपको नहीं समझ में आया होगा, क्लियर। आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। पहली क्लास अगर आपने अच्छे से लिया होगा ना तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपको चीजें बेटर वे में 100% समझ में आ गई होगी। माने आज का एजेंडा क्या रहेगा, हेल्थ और इंश्योरेंस से जुड़े हुए जितने भी सेक्शंस है उनको हम लोग पढ़ लेंगे और वहां पर कौन कौन से प्रोविजन गिवन है, एग्जैक्टली कितना डिडक्शन अप्लाई होगा, कितना डिडक्शन आप लोग एक तरीके से ले सकते हैं, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोग ATD की बात करते हैं तो ATD के अंदर कुछ बुनियादी तौर पे हमें बातों का ख्याल करना पड़ेगा। कौन कौन सी वो बातें वो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ATD की बात करता हूं तो सबसे पहला जो आपका सेक्शन आएगा वो ATD आएगा। दूसरे नंबर पे आप लोग ATDD पढ़ने वाले हो, तीसरे नंबर पे आप लोग ATDDB पढ़ोगे और चौथे नंबर पे आप लोग ATE पढ़ोगे, याद रखिएगा। ये टोटल 4 ऐसे सेक्शंस है जो आपके किससे जुड़े हुए हैं, आपके हेल्थ से जुड़े हुए हैं या इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, ATD सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ATD सेक्शन आपका जुड़ा हुआ है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से। कोई भी पर्सन अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेता है उस केस में कौन सा डिडक्शन अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ATD वाला डिडक्शन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बुनियादी बातें हैं जिनका ख्याल रखना आपको अपने जहन में बड़ा जरूरी है, जहां पर आप लोग याद रखिएगा कौन कौन पर्सन एलिजिबल है। सबसे पहला सवाल ही यही आता है कि कौन कौन एलिजिबल है ATD के डिडक्शन के लिए। तो आपको ध्यान रखना है ये जो डिडक्शन है ये अवेलेबल होता है प्रीमियम के लिए या जो भी एक्सपेंसेस पेड है, याद रखिएगा, या तो जो भी प्रीमियम है या जो भी एक्सपेंसेस पेड है उसके लिए आप लोग ATD को क्लेम कर सकते हैं। इसमें सेल्फ आ जाएगा, स्पाउस आ जाएगा। स्पाउस का मतलब जैसे अगर हाउस वाइफ है, जैसे अभी सिंपल कहें वाइफ है, वाइफ के लिए स्पाउस कौन आ जाएगा, हस्बैंड। हस्बैंड के लिए स्पाउस कौन होता है, वाइफ होता है। अगर आपका चाइल्ड चिल्ड्रन डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट चिल्ड्रन को भी ATD का डिडक्शन मिल सकता है। और याद रखिएगा अगर आपके पेरेंट्स है, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे ना हो, वो भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। यानी कि यहाँ पे आप लोग मान सकते हैं ATD के अंदर आप लोग सेल्फ आ जाते हो, आपका स्पाउस आ जाता है, आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन आ जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिपेंडेंट चाइल्ड आ जाता है, प्लस में आपके पेरेंट्स आ जाते हैं। ये सब यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, आपको थोड़ा याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, अगर आपके सिबलिंग्स हैं या फिर आप लोग रिलेटिव की बात करें तो ना तो यहाँ पे सिबलिंग इंक्लूड होंगे ना ही आपके रिलेटिव इंक्लूड होंगे। इस बात को आपको जरूर ख्याल में और अपने जहन में रखना है, ठीक है। तो बहुत बेसिक
बेसिक सी बात थी। एटीडी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से जुड़ा हुआ है, किन किन के लिए अप्लाई हो सकता है, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए और पेरेंट्स के लिए, सिबलिंग और रिलेटिव इससे बाहर रहते हैं, इस बात को आपको ख्याल में रखना है। सॉरी। अब बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे किस मोड ऑफ पेमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी मेडिकल प्रीमियम लिया है, जो भी आप लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, उस मेडिकल इंश्योरेंस की पेमेंट आपको अदर देन कैश करनी है। माने कैश के अलावा आप लोग ऑनलाइन मेथड का यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो ट्रांजेक्शन करना है वो अदर देन कैश करना है। आप लोग देखिएगा जो आपका पेमेंट है वो मस्ट बी मेड बाय एनी अदर मोड देन द कैश। कैश के अलावा आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा बेसिक बातें हैं, याद रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दो बातें याद रखनी है, एटीजी किससे जुड़ा हुआ है, आपका एटीडी सेक्शन जुड़ा हुआ है आपके मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से। कौन कौन यहाँ पे इंक्लूड है इस बात को ख्याल में रखिएगा, और यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट क्या रहना चाहिए इस बात को ख्याल में रखिएगा। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो आपका डिडक्शन है डिडक्शन लिमिट अंडर द सेक्शन एटीडी, अगर एटीडी की बात करते हैं, एटीडी के अंडर अगर आप डिडक्शन देखें तो कितना डिडक्शन आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आप सेल्फ के लिए बात कर रहे हैं, फैमिली के लिए बात कर रहे हैं, अगर दोनों की उम्र 60 साल से कम है तो यहाँ पे 25,000 तक का डिडक्शन देखने को मिलता है। अगर पेरेंट्स की बात करते हैं, पेरेंट्स की उम्र 60 साल से कम है तो भी आपको 25,000 का डिडक्शन देखने को मिलता है। अगर पेरेंट्स की उम्र ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर आपकी 60 साल के इक्वल या 60 साल से ज्यादा है, जो स्पेसिफिकली आपके सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी में आते हैं, उस केस में डिडक्शन आपका 50,000 रुपए हो जाएगा। सेम अगर आप सेल्फ और फैमिली की बात करते हैं, जो भी टैक्स पेयर का है, टैक्स पेयर की उम्र 60 साल से ज्यादा हो जाती है तो आपका ये जो डिडक्शन है ये 50,000 रुपए हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, एक तो आपका सीनियर सिटीजन है, एक आपकी उम्र अगर 60 साल से कम है तो आपको कितना डिडक्शन देखने को मिलेगा, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको 25K का डिडक्शन देखने को मिलेगा। वही अगर आपकी उम्र ग्रेटर देन इक्वल टू 60 ईयर है तो आपको यहाँ पे 50,000 का डिडक्शन देखने को मिलेगा। ये बात को आपको ख्याल में रखना, बस इससे ज्यादा कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी यहाँ पे है नहीं। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पे अगर आप लोग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग से 5,000 रुपए आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैक्सिमम पॉसिबल डिडक्शन की बात करूं एटीडी के अकॉर्डिंग तो आप लोग याद रखिएगा 50,000 रुपए सेल्फ या फैमिली के लिए, प्लस में 50,000 रुपए फॉर द पेरेंट्स, यानी कि टोटल कितना अमाउंट हो सकता है 1 लाख रुपए तक यहाँ पे डिडक्ट किया जा सकता है। बहुत बेसिक प्रोविजन है, ज्यादा कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो बातें मैं बता रहा हूँ वो मोर देन इनफ है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी सवालात आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम लोग बनाएंगे, जैसे सैलरी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है तो वहां पर भी इस तरीके के ही डिडक्शन आपको देखने को मिलते हैं। और आगे जाके जब आप लोग नेट इनकम, टोटल नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे, वहां पे पांचों हेड की बात करेंगे तो इस तरीके के आपको प्रोविजंस वहां पे गिवन मिलेंगे, इस तरीके की सिचुएशन गिवन मिलेगी जहां पे आपको एज चेक करना पड़ेगा, तमाम चीजें, एटीडी का डिडक्शन कब लगेगा कब नहीं लगेगा, इस मुद्दे पर चर्चा करनी है। क्लियर है? तो मेडिकल इंश्योरेंस अगर किसी व्यक्ति ने, किसी टैक्स पेयर ने, किसी एसएससी ने खुद के लिए, खुद के डिपेंडेंट बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्पाउस के लिए लिया है तो आप लोग एटीडी का डिडक्शन अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पहला आपका एटीडी का डिडक्शन था। अब दूसरा क्या रहेगा आपका, दूसरा डिडक्शन किससे जुड़ा हुआ है, एटी-डबल-डी से जुड़ा हुआ है। बहुत जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूं, एटी-डबल-डी के लिए 2 कंडीशन है। एक तो आपका जो स्टेटस है वो रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, आपका स्टेटस कैसा होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। अब ये रेजिडेंट आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, इसको आपको याद रखना है। किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल की भी बात हो रही है। और अगर आप HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कर्ता हैं या मेंबर है, तो उस केस में भी दोनों अगर आपके रेजिडेंट हैं तो हमारी पहली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। प्लस में तो पहली कंडीशन हो गई है कि रेजिडेंट होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन माय डियर फ्रेंड्स क्या, दूसरी कंडीशन ये है कि यहां पे जो आपको डिडक्शन मिलेगा वो डिसेबिलिटी के बिहा पे मिलेगा, जिसको आप लोग विकलांगता कहते हैं। एक स्पेशल जिसको आप लोगों ने, सरकार ने एक शब्द इंट्रोड्यूस किया था, आप सभी को पता होगा, दिव्यांग, जो भी डिसेबल पर्सन होते हैं
उससे पहले उनको विकलांग बोला जाता था, ठीक है। डिसेबिलिटीज इनके अंदर होती है। तो यहां पे आप लोगों को ध्यान देना है, एक तो इंडिविजुअल और आपका एचयूएफ दोनों क्लेम कर सकते हैं अगर वो क्या है, रेजिडेंट। प्लस में ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपका मेडिकल ट्रीटमेंट एंड द मेंटेनेंस, ये आपका MT&M शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। ये आपका ध्यान रखिएगा, डिपेंड विद द डिसेबिलिटी, किससे जुड़ा होना चाहिए, ये आपका डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस केस में माय डियर फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी डेफिनेशन को याद करना जरा जरूरी है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने ATD का डिडक्शन पढ़ा। ATD के बाद क्या आ रहा है आपका, ATDD का डिडक्शन आ रहा है। ATDD का डिडक्शन कैसे याद करेंगे, आप लोगों को याद कर लेना है, ये आपका डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। प्लस में यहाँ पे जो आपका स्टेटस है वो कैसा होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। HUF भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लस में इंडिविजुअल भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जाते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट की बात होती है, नर्सिंग की बात होती है, ट्रेनिंग की बात होती है, रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिसेबिलिटी डिपेंडेंट की बात होती है। अब यहाँ पे देखिए, अमाउंट पेड टुवर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जो भी अमाउंट पे किया गया है, जैसे अप्रूव्ड स्कीम लाइक LIC ने अगर अप्रूव किया है, टेकन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए डिसेबल डिपेंडेंट, ये आप बहुत बेसिक सी बातें याद रखिएगा। तमाम चीजें एलिजिबिलिटी के अंदर आती हैं। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है, द डिसेबल्ड पर्सन मस्ट बी डिपेंडेंट ऑफ ए टैक्स पेयर। ये जरूरी है कि आपका जो डिसेबल्ड पर्सन है ना, वो क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए किसके ऊपर, टैक्स पेयर के ऊपर। टैक्स पेयर के अंदर भी आपका स्पाउस हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। माने अगर आपको ATDD का डिडक्शन लेना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप लोग भूल ना जाएं। अगर आपको ATDD का डिडक्शन लेना है तो जो आपका डिसेबल पर्सन है, DP जिसको मैं बोल देता हूं, ये सबसे पहले तो टैक्स पेयर के ऊपर क्या होना चाहिए, आपका डिपेंडेंट होना चाहिए। क्लियर है। और डिपेंडेंट के अंदर भी कौन कौन हो सकते हैं, ये आपका स्पाउस हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है, ये आपका चिल्ड्रन हो सकता है, चाइल्ड लिख देता हूं, शॉर्ट एब्रिविएशन आप लोग लिख दीजिएगा। ये पेरेंट्स हो सकता है, ठीक है ना। ये आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, तो आपका ब्रदर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, आपका सिस्टर। आपको इस बात को भी ख्याल में रखना है। तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, एक बार अगर आप लोग इनको मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे, तो चीजें ऑटोमेटिकली आपके जहन में बैठ जाएंगी। आगे देखिए, द डिपेंडेंट शुड नॉट हैव ए क्लेम्ड डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80U। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग ATDD का डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आप किसका डिडक्शन नहीं ले पाएंगे, 80U के अंदर डिडक्शन को क्लेम नहीं कर पाएंगे, जो अपकमिंग क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केवल आप या तो 80U का डिडक्शन ले लीजिए या तो आप लोग ATDD का डिडक्शन ले लीजिए। दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। डिसेबिलिटी शुड बी सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। यहाँ पे मेडिकल अथॉरिटी आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा, उस सर्टिफिकेट के बिहा पे आप लोग क्या क्लेम कर सकते हैं, ATDD के डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। क्लियर, बहुत बेसिक बात मैं बता रहा हूं। और यहाँ पे आपको कोई रिसिप्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, कितना बिल हुआ कितना नहीं हुआ, डायरेक्ट स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड जो डिडक्शन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग नोट करेंगे तो क्या क्या बातें हैं, यहाँ पे दो कैटेगरियां माय डियर फ्रेंड्स आपको दिखेंगी। पहली कैटेगरी है आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप लोग ATDD की बात करते हैं, ATDD के अंदर परसेंटेज डिसाइड होती है। अगर आप लोगों की डिसेबिलिटी की जो परसेंटेज है ना, अगर मैं D से लिख देता हूं, डिसेबिलिटी की परसेंटेज अगर 40% से ज्यादा है, याद रखिएगा क्या बताया मैंने, 40% से ज्यादा है, और आपकी कितने से कम है, 80% से कम है, तो ये पहला केस आपका बनता है। दूसरा केस बनता है आपकी जो डिसेबिलिटी की परसेंटेज है ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी है, 80% है। अगर आपकी 80% से ज्यादा आपकी डिसेबिलिटी है तो यहां पे आप लोगों को 1,25,000 का डिडक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपका जो डिसेबिलिटी है वो 40 से 80 के बीच में एग्जिस्ट करती है तो आपको 75,000 का डिडक्शन देखने को मिलेगा। दो बातें आपको याद रखनी। क्लियर। तो अमाउंट कितना आ गया है, यहाँ पे दो अमाउंट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ATDD के अकॉर्डिंग क्या है आपका 75,000 और दूसरा क्या है 1,25,000 है, इसको भी आपको ख्याल में रखना है। क्लियर है। ये कब मिलेगा, जब आपकी डिसेबिलिटी 40 से ज्यादा और 80 से कम होगी। अगर 80 के इक्वल या 80% से ज्यादा होती है उस केस में आप लोग क्या कहेंगे, उस केस में आप लोग कहेंगे आपको जो डिडक्शन है
कितने का मिलेगा? 1,25,000, 1,25,000 का डिडक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर डज नॉट मैटर, ये याद रखिएगा। यहाँ पे सॉरी, एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं मैटर करता है, फिक्स्ड डिडक्शन होता है डायरेक्ट। या तो आपको 75,000 रुपए का डिडक्शन, या दूसरी कैटेगरी क्या है 1.25 लाख, माने 1,25,000 का डिडक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस है नहीं। क्लियर? तो ये आपका सेकंड डिडक्शन था। 80D डिडक्शन आपको क्लियर रहा होगा। 80D के अंदर क्या क्या प्रोविजन है याद रखिएगा, कौन कौन पर्सन इलिजिबल है, कौन कौन सी कैटेगरियां बनती है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। 80DD कब काम करेगा ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो डिडक्शन आता है वो क्या आता है आपका 80DB, यानी कि सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा 80D आता है। क्लियर है? उसके बाद क्या कहा आपका 80DD आता है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका 80DB वाला डिडक्शन आता है। यहां पे क्या नोट करने वाली बात है, यहां पे नोट ये कीजिएगा कि यहां पे कुछ स्पेशल डिजीज है जिनका जिक्र हुआ, कुछ ऐसी बीमारियां जो किसी भी पर्सन को हो जाती है, उस केस में आप लोग 80DDB के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिडक्शन के लिए। जैसे यहां पे तो आपका क्या हो गया था, यहां पे तो अगर आप 80DD की बात करते हैं तो यहां पे डिसेबिलिटी वाला केस आ गया था, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था ना। यहाँ पे कौन सा केस आ गया था, डिसेबिलिटी वाला आ गया था। यहाँ पे आपका मेडिकल इंश्योरेंस आ गया था। क्लियर है? अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे क्या आ गया था, मेडिकल इंश्योरेंस आ गया था। 80DD के अंदर क्या आएगा, कुछ स्पेशल डिजीज आएंगे हमारे पास, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। क्या आएंगे, आपकी स्पेशल डिजीज आएंगी, कुछ खास बीमारियां हैं जिनके बिहाफ पे आपको 80DD का डिडक्शन देखने को मिलता है। दिस सेक्शन अलाउ डिडक्शन फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस इन अक्योर्ड ऑन द स्पेसिफाइड डिजीज। कुछ स्पेसिफिक डिजीज आएंगी जिनके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं, सेल्फ के लिए या फिर डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका 80DD है ये आपका क्या है, ये सेल्फ के लिए भी है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका पहला क्या आ जाएगा, सेल्फ के लिए भी है, दूसरा किसके लिए है, ये आपके रिलेटिव के लिए भी है। तो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, कौन कौन क्लेम कर सकता है, इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है, HUF क्लेम कर सकता है। ठीक है? HUF और इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अंदर भी अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इंडिविजुअल खुद के लिए अप्लाई कर सकता है, माने सेल्फ वाला केस ले सकता है। और अगर आप लोग दूसरा केस लेना चाहे तो चिल्ड्रन वाला भी ले सकते हैं। तीसरा केस लेना चाहे तो आप लोग पेरेंट्स वाला भी ले सकते हैं। चौथा अगर आप लोग लेना चाहे तो ब्रदर वाला भी ले सकते हैं। क्लियर है? और आप लोग अगला केस लेना चाहे तो किसका ले सकते हैं, सिस्टर वाला भी ले सकते हैं। तो इनके लिए आपका जो इंडिविजुअल है वो अप्लाई कर सकता है। याद रखिएगा कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिन केसेस में आपको डिडक्शन देखने को मिलता है। स्पेसिफाइड डिजीज कवर्ड अंडर द रूल 11D, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपका एक रूल है, ठीक है ना। कौन सा रूल है, आपका 11D करके रूल है, ठीक है ना। यहां पे आपकी कुछ स्पेसिफाइड डिजीज है, ठीक है ना। क्या है, आपकी स्पेसिफाइड डिजीज है जो एक्सप्लेन की गई है, जिनके बिहार पे आप लोग 80DD डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपकी डिजीज है वो देखिए, आपके न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, वहां पे डिसेबिलिटी अगर ग्रेटर देन 40% है तो उस केस में आप लोग 80DD को क्लेम कर सकते हैं। दूसरा आपका मैलिग्नेंट कैंसर है, मैलिग्नेंट कैंसर के केस में भी आप लोग 80DD क्लेम कर सकते हैं। फुल ब्लो एड्स है, उसके बाद क्या है आपका क्रोनिक रीनल फेलियर है, उसके बाद हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कहां पे मेंशन है, जो आपके रूल नंबर 11D के अंदर मेंशन है। ठीक है? थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखिएगा, जिनके बिहाफ पे आप लोग क्या कह सकते हैं कि यस हम क्लेम कर सकते हैं, क्या 80DD को क्लेम कर सकते हैं, ये डिडक्शन हम लोग ले सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे स्पेसिफिक बीमारियां हैं जो रूल नंबर 11D के अंदर एक्सप्लेन की गई हैं, जहां पर कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज की बात की गई है, डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद मैलिग्नेंट कैंसर की बात हुई है, फुल ब्लो एड्स की बात हुई है, क्रोनिक रीनल फेलियर की बात हुई है, उसके बाद हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात हुई है। ये एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा जरूरी है, याद कीजिएगा, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनानी है। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग याद करेंगे, पढ़ेंगे, चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे तो डेफिनेट सी बात है, रिपीट करेंगे तो बार बार चीजें दिमाग में रहती हैं और रहनी भी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स अपने आप में एक सब्जेक्टिव, मैं कहूंगा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाला है। अगर आपको प्रोविजंस याद नहीं हुए, अगर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आपकी कैलकुलेशन धरी की धरी रह जाएगी। उस केस में आपका कुछ काम नहीं आएगा और फिर आपको बाद में जाकर रिग्रेट होगा। तो इससे बेटर यही है भाई और बहनों कि आप लोग पढ़ लें। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अभी तक की क्लास के अंदर मैंने बताया था, जब भी हम लोग डिडक्शन की बात करते हैं तो यहीं पे मैं एक नया पेज ले लेता हूं। क्या बताया था मैंने,
हमने बात की थी, हम लोग 80D से जुड़े हुए डिडक्शन की बात करेंगे, जो किससे, लाइफ से जुड़े हुए, इंश्योरेंस, मेडिकल से, हेल्थ एंड इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ आपका सेक्शन रहने वाला है। तो क्या बताया मैंने, आपका हेल्थ एंड इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ सेक्शन है आपका 80D, जहां पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, हम लोगों ने केवल 80D को पढ़ा, ठीक है। और मैंने ये बताया कि 80D के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपका मेडिकल इंश्योरेंस कवर होता है। किसी भी पर्सन ने अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस कराया है तो उस केस में आपको कौन कौन से प्रोविजन देखने हैं, जैसे और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे दो कैटेगरियां बनी थी, एक जिनकी उम्र, अगर मैं एज की बात करूं, अगर आप लोग एज लेके चलते हैं लेस देन 60 ईयर है, ये हम लोगों ने पहला केस लिया था। दूसरा केस क्या था आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर मैं एज की बात करता हूं कितनी है, 60 साल है। क्लियर है। तो मैंने बताया था इन दोनों केसेस में आपको अलग अलग डिडक्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको 25,000 का डिडक्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे कितना देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 50,000 तक का डिडक्शन देखने को मिलता है। कुछ बेसिक बातें हमने की थी। सेकंड हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, हम लोगों ने 80DD के बारे में बात की थी। ये किसको बताता है, ये डिसेबिलिटी को बताता है। अगर आपका पर्सन डिसेबिलिटी पर्सन डिपेंडेंट है टैक्स पेयर के ऊपर, तो यहाँ पे उसकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा और 80% से कम होगी तो पहला केस बनता है। अगर उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 80% से ज्यादा है तो दूसरा केस बनता है। यहाँ पे वो क्लेम कर सकता है 1,25,000 तक का डिडक्शन, यहाँ पे उसको 75,000 तक के डिडक्शन का ही बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद हमने माय डियर फ्रेंड्स अभी अभी बात की है 80DD की। यहाँ पे हमने देखा एक रूल नंबर 11 है, ठीक है। आपका क्या है, रूल नंबर 11D है, जहां पे कुछ स्पेसिफाइड डिजीज है, ठीक है ना। क्या है आपकी, जिनके नाम मैंने बताया स्पेसिफाइड डिजीज है, जिनके बिहा पे आपको डिडक्शन दिया जाता है, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में चर्चा की थी। कितना डिडक्शन दिया जाता है इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए डिडक्शन की अगर मैं बात करूं, उम्र अगर आपके पेशेंट की 60 साल से कम है, कोई भी पर्सन हो, तो 40,000 तक का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अगर सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी है तो आपको 1 लाख तक का डिडक्शन देखने को मिलेगा। माने अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपकी सीनियर सिटीजन वाली, वही आपका एज वाला ही फैक्टर आएगा। एज अगर आपकी कितनी है, लेस देन 60 है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, एक सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग क्या लिख देंगे, सीनियर सिटीजन। अगर 60 साल से कम उम्र है तो आपको डिडक्शन 40,000 का देखने को मिलेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको डिडक्शन 1 लाख तक का देखने को मिलेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर है। थोड़ा सा रफली क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ना, मेरे से बोला जा रहा है, आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आज 1-2 क्लास हो सकता है और लगे मैनेज होने में, तो आप लोग इस चीज को एडजस्ट कर लीजिएगा। क्लासेस आपको रेगुलर टाइम टू टाइम मिलने वाले ही है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा 80 आपका DD आपका किस तरीके का प्रोविजन है, सेक्शन है, इससे रिलेटेड प्रोविजन आपको समझ में आ गए होंगे। लास्ट आपका बचता है एक आपका सेक्शन 80E, याद रखिएगा ये क्या है, 80E है, जो आपके एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। इसको मैं ज्यादा डिटेल में जाकर के चर्चा नहीं करूंगा, केवल हम लोग मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही पढ़ेंगे। ये सेक्शन अलाउ करता है डिडक्शन फॉर द इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन टेकन फॉर द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब आप सभी को पता है 12th के बाद, चाहे आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप लोग PhD कर रहे हो, ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके हायर एजुकेशन में आते हैं। याद रखिएगा कहां पर आते हैं, ये आपके हायर एजुकेशन के अंदर आते हैं। और अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए कोई भी लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट पेड के ऊपर कौन रिलेटेड रहने वाला है, 80E रहने वाला है। क्लियर, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल टैक्स पेयर ये अप्लाई कर सकता है, खुद ही कर, सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर अप्लाई कर सकता है, ना तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला मेंबर, ना ही कोई कंपनी इसको क्लेम कर सकती है। सेल्फ के लिए आप लोग कर सकते हो, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, यहाँ पे आपका लीगल गार्डियन होना चाहिए। क्लियर है। आगे अगर आप लोग देखेंगे वही है, हायर एजुकेशन के लिए आप लोगों ने लोन लिया हो कक्षा 12 के बाद, किसी भी बैंक से लिया हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन से लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिडक्शन क्या मिलेगा, इंटरेस्ट एक्चुअली पेड, जितना भी इंटरेस्ट आपने एक्चुअली पे किया है उसका डिडक्शन मिल जाएगा। प्रिंसिपल रीपेमेंट इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन, प्रिंसिपल रीपेमेंट की एज ए डिडक्शन अलाउड नहीं है। मैक्सिमम 8 ईयर यहाँ पे टाइम पीरियड रखा गया, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर यू बिगन रीपेइंग द इंटरेस्ट। ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बेसिक सा प्रोविजन है, यहां से अक्सर कम ही बातें आती हैं, याद रखिएगा। फिर भी मोटा मोटा किसका डिडक्शन मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया है, प्रिंसिपल से कुछ लेना देना नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके
हेल्थ एंड इंश्योरेंस से जुड़े हुए सेक्शंस 80D आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोग 80DD की तरफ बढ़े। उसके बाद हम लोगों ने आपका 80DDB को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने आपका एक प्रोविजन पढ़ा 80E से जुड़ा हुआ, और यहां पर आकर के माय डियर फ्रेंड्स आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब आपका रह जाता है 80E वाला, जो हम आने वाली क्लासेस के अंदर डिटेल में जाकर के चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे तबीयत अगर बेटर हो जाती है तो पूरा एनर्जी, जो जुनून, एंथुजियाज्म के साथ क्लास लेंगे। अगर तबीयत नासाज रहती है तो मैं क्लासेस आप सभी के लिए लेके आऊंगा। थोड़ा बहुत आप लोग प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स 80E से जुड़े हुए तमाम सेक्शंस। 80E के अंदर आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहला जो प्रोविजन आता है या सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो आता है आपका 80EE। आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। सबसे पहला सेक्शन कौन सा है? 80EE। इसके बाद आप लोग पढ़ोगे 80EE भी आपको पढ़ना है, क्लियर है। आगे मैं आपको बताऊंगा इनका क्या मतलब होता है। EE के अंदर क्या आता है, EEB के अंदर क्या आता है। जैसे अगर सबसे पहले बात करते हो, अगर आप लोग 80EE की बात करते हो तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो डिडक्शन है, ये जुड़ा हुआ है उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के, ब्याज पे पैसा लेकर के कहीं ना कहीं अपना घर खरीदते हैं। माने कोई भी व्यक्ति जब भी घर खरीदता है उस केस में आप कौन से सेक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं? 80EE को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दिस सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट द अफोर्डेबल हाउसिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका मेन मोटिव क्या है? अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करना है बाय गिविंग एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट ऑन द होम लोन इंटरेस्ट। जो भी आपका होम लोन इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको क्या दिया जाता है? एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट दिया जाता है किसके थ्रू? आपके सेक्शन 80EE के थ्रू, क्लियर है। तो बहुत बेसिक बात समझ में आई। जब भी बात घर की होगी, जब भी कोई भी व्यक्ति होम लोन इंटरेस्ट की बात करेगा, किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब भी आप लोग होम लोन इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ कीवर्ड देखते हैं तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यस, यहां पे आपका 80EE वाला सेक्शन अप्लाई हो सकता है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं 80EE वाले सेक्शन की जो कहानी थी, जो डेफिनेशन थी, वो आपको क्लियर रही होगी। कब आपको 80EE वाले सेक्शंस को अप्लाई करना है। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन क्लेम कर सकता है और कितना डिडक्शन आपको मिलेगा। ये दोनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग बात करते हैं 80EE की, माने कि यानी कि होम लोन वाला जो आपका सेक्शन रहने वाला है, यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, केवल और केवल इंडिविजुअल इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्लियर है। यानी कि क्या कर सकता है? अप्लाई का मतलब है मेरा क्लेम से, ठीक है ना। अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के केस में, यानी कि इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर है वो इसको क्लेम कर सकता है, ना तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला, ना ही कोई भी कंपनी, ना ही कोई भी फर्म। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में देना है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, जब भी आपको होम लोन सेंसेशन हुआ था उस टाइम पे एट प्रेजेंट आपके पास कोई घर नहीं होना चाहिए, कोई रेजिडेंट होम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द इंडिविजुअल मस्ट नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ द सेंसेशन ऑफ द लोन। जब भी आपका लोन सेंसेशन होता है उस दरमियान आपके नाम पे आपके पास खुद का कोई रेजिडेंशियल होम प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन है। इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है, ओके, ये बात समझ में आ गई। आपके पास कोई घर नहीं है जिस डेट पे आपको क्या लोन सेंसेशन हुआ है, क्लियर। ये दोनों कंडीशन अगर आप लोग सेटिस्फाई करते हैं तो आप 80EE वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और जरूर आपको बताना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। यहां पे आपको अप टू 1.5 लाख ऑन द इंटरेस्ट पेड ऑन द हाउसिंग लोन, यानी कि जो हाउसिंग लोन का आप लोग इंटरेस्ट पे करते हैं ना, उसके ऊपर अप टू 1.5 लाख तक का डिडक्शन आपको देखने को मिल सकता है। फ्लैट डिडक्शन नहीं है, ये अप टू 1.5 लाख तक का डिडक्शन है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्योंकि मामला ये एचपी का है, एचपी का मतलब हाउस प्रॉपर्टी का है, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर जब आप लोग आगे आने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, आपका सेक्शन 24B आएगा, जहां पे इसके साथ आपको एक्स्ट्रा 2 लाख का डिडक्शन भी देखने को मिलता है। अगर आप केवल 80EE की बात करते हैं, माने अगर मैं केवल बात करता
करता हूं किसकी, 80EE की बात करते हैं तो यहाँ पे तो लिमिट आपकी 1.5 लाख ही है, लेकिन जो 2 लाख लिमिट है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला हाउस प्रॉपर्टी इनकम का है, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे सेक्शन 24B, जहां पर ये बताया गया है कि एडिशन में आप लोगों को कितने का डिडक्शन देखने को मिल सकता है, 2 लाख का डिडक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर आप लोग सेक्शन 24B अकॉर्डिंग टू द हाउस प्रॉपर्टी इनकम लगा देते हैं अलोंग विद अगर आपको 80EE का डिडक्शन मिलता है, तो टोटल डिडक्शन यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपका कितना हो जाएगा, 3.5 लाख रुपए का हो जाएगा। क्लियर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 3.5 लाख तक का डिडक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो पहला आपका माय डियर फ्रेंड सेक्शन था जो आपका हाउस लोन इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ था। उम्मीद करता हूं इसकी कंडीशंस वगैरह और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितना डिडक्शन मिलेगा, ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस है जिन्हें हमें अपने जहन में, अपने दिमाग में रखना बड़ा जरूरी है। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लोग असेसमेंट ईयर 2025-26 की बात करते, लेट अस से अभी क्या चल रहा है, असेसमेंट ईयर 2025-26 चल रहा है, और अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा आपका 2024 और 25। 2024 और 25 के अंदर अगर किसी ने होम लोन लिया है तो क्या उसको 80EE का डिडक्शन मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन भी है जो हमें पढ़नी पड़ेगी। वो क्या है कि अगर आप लोग 80EE का डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आपका जो लोन है ना वो कब सैंक्शन होना चाहिए, वो आपका सैंक्शन, देखिए इनिशियली क्या था, ये जो टाइम रखा गया था 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 22 तक रखा गया था। माने आप लोग क्या कह सकते हैं 1 अप्रैल 2019 से लेकर के, और ये टाइम कहां तक रखा गया था आपका 31 मार्च तक रखा गया था 2022 तक। माने इन लोगों ने अगर इस टाइम पीरियड के दरमियान किसी ने भी होम लोन लिया है तो उसको इसका डिडक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब यहां पे आगे देखिएगा सेक्शन 80EE बेनिफिट हैज नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द फाइनेंशियल ईयर 21-22। 21-22 के बियॉन्ड नहीं जा सकता है। अब अगर आप लोग 22 के बाद कभी भी लोन लिए हो, जैसे अगर आपने 23 में लोन लिया है, हो सकता है आपने 24 में लोन लिया हो सकता है आपने 25 में लोन लिया हो, तो इस केस में माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इस पर्टिकुलर डिडक्शन से बाहर रहने वाले हो। अगर इसके डिडक्शन का बेनिफिट आपको चाहिए तो आपको याद रखना है आपका जो लोन सैंक्शन है वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच का ही होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। अब जिन लोगों ने असेसमेंट ईयर 2025-26 में जिनका असेसमेंट ईयर 2025-26 और जिनको 24-25 में लोन मिला है, तो क्योंकि 22 के बाद तो ये अप्लाई नहीं होगा ये जो आपका डिडक्शन है, तो उस केस में आपको यहाँ पे डिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सो इन असेसमेंट ईयर 2025-26 न्यू लोन आर नॉट एलिजिबल। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। न्यू लोन एलिजिबल नहीं है, लेकिन जिनका इस टाइम पीरियड के दरमियान 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के दरमियान जिनका ऑलरेडी लोन लिया हुआ था वो वैलिड रहेगा। वो वैलिड टाइम पीरियड है जब तक कि वो क्या क्लेम नहीं कर, डिडक्शन क्लेम करते जब तक कि उनका टेन्योर एंड नहीं होता है। क्लियर, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप लोग 5 करोड़ का घर ले लेंगे, 6 करोड़ का घर ले लेंगे। यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी आपके घर की कितनी होनी चाहिए, 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी आपकी एक लिमिट है। माने स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस कितनी होनी चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 45 लाख। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में देना है। लोन मस्ट बी फ्रॉम मोर, लोन आपका किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, ये इसकी कंडीशन है। और कोई भी हाउस फाइनेंसिंग कंपनी से हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात, और नो डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80EE कैन बी क्लेम्ड साइमल्टेनियसली। अगर आपने 80EE का डिडक्शन ले लिया है तो साइमल्टेनियसली आप लोग 80EE का डिडक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, या तो आप लोग एक ही अप्लाई कर पाएंगे। जैसे अगर आपने EE का ले लिया तो यहां पर आपको फिर भूलना पड़ेगा। क्लियर, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में देना। तो ये कंडीशन आप लोग जरूर याद रखिएगा। 1/4/2019 से लेकर के और आपका 31/3/2022 के बीच में जिनका लोन सैंक्शन हुआ है ना, उन्हीं के लिए आपका डिडक्शन अप्लाई करेगा, और ना उससे पहले ना उसके बाद आपको कोई डिडक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर रहे होंगे, और जो आपका पहला डिडक्शन था 80EE वाला वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। जैसा कि मैंने बताया आपके हाउस लोन से रिलेटेड तो क्लियर हो ही गया है। अभी हमने क्या पढ़ा, आपका 80EE पढ़ा, जो क्या कहता
है जो आपको क्या बताता है, अगर आपका हाउस लोन इंटरेस्ट है, क्या है आपका हाउस लोन इंटरेस्ट है, तो उसमें कैसे आपको एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, इसके लिए है। और यहाँ पे हमने देखा मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, 1,50,000 थी। क्लियर है। अब इसके आगे अगर आप लोग आते हैं डबल ई ए के आगे, तो आपका आएगा ATEEB, ये आपको थोड़ा याद रखना, ठीक है। और ये जो आपका डबल EB है, ये आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल से जुड़ा हुआ है, EVS से जुड़ा हुआ है। माने जो पेट्रोल और डीजल से व्हीकल चलते हैं वो नहीं, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदते हैं तो उस केस की बात हो रही है, ठीक है। तो दिस सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस इन फाइनेंस एक्ट 2019। ये काफी अहम सवाल है, कई बार पूछ लिया जाता है। क्या है कि फाइनेंशियल एक्ट 2019 के अंदर ये आपका डिडक्शन या फिर ये जो आपका सेक्शन है इंट्रोड्यूस हुआ था, ATEEB, और यहां पे एनकरेज किया गया था किसकी परचेज को, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की परचेज को। क्लियर है। ऐसे साधन जो बैटरी से चलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल। कौन क्लेम कर सकता है, केवल और केवल इंडिविजुअल टैक्स पेयर क्लेम कर सकता है, ना तो HUF क्लेम कर सकता है, ना ही कंपनी, ना ही फर्म, कोई बाकी क्लेम नहीं कर सकता है। दूसरा डिडक्शन यहां पे भी आपको अप टू 1.5 लाख तक का ही देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन, ये आप थोड़ा याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये जरूर ख्याल में रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा, क्या लिखा हुआ है, डिडक्शन इज अवेलेबल फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2020-21 ऑनवर्ड। माने अगर आपने 2020-21 ऑनवर्ड से, इससे आगे का टाइम पीरियड है, तो उस केस में आप लोग आपका ATEEB का डिडक्शन अप्लाई कर पाएंगे। अगर इससे पहले किसी ने लोन लिया है या फिर आप लोग व्हीकल लेके चले हैं, उस केस में माय डियर फ्रेंड्स ये डिडक्शन आपका अप्लाई नहीं होगा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने इससे पिछले वाले सेक्शन के अंदर देखा, कौन सा सेक्शन था, ये वाला सेक्शन, तो यहाँ पे हमने बताया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया था एक केस, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो तो अभी अभी मैंने पढ़ाया था ना, क्या आया था आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मैंने बताया था वहां पर आपको एक स्पेशल सेक्शन है 24B, जिसके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा 2 लाख का डिडक्शन देखने को मिलता है। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं रहने वाला है, माने यहाँ पे 24B के जैसा कोई डिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल एक ही डिडक्शन है, और यहाँ पर उसकी लिमिट कितनी है, अप टू 1.5 लाख रखी गई है। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ATEEB की बात समझ में आई। अब यहाँ पे इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कंडीशन वही है कि आपका जो लोन है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया हुआ होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। इसका पर्पस क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप लोग खरीदे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर अरे एक तरीके से उसको बढ़ावा देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। उस केस में आपका इसका मेन पर्पस यही है। लोन सेंसेशन पीरियड याद रखिएगा, अगर आपका लोन सेंसेशन पीरियड 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2023 के बीच में है, क्लियर है, तो उस केस में आप लोग इस पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। नो फ्रेश लोन सेंसेशन आफ्टर द 31 मार्च 2023 आर एलिजिबल। ये काफी अहम बात लिख दी है, आई थिंक ये मेरे भी नोटिस में नहीं था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या बताया मैंने, इसके बाद ऑनवर्ड नहीं है, यहाँ पे लिमिट सेट की गई है 2023 के बाद, यहाँ पे कोई आपको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, न्यू होगा। नो फ्रेश लोन सेंसेशन आफ्टर द 31 मार्च 2023 आर एलिजिबल, 2023 के बाद एलिजिबल नहीं है। बट इफ लोन वाज सेंसेशन ड्यूरिंग दैट विंडो, डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड इन असेसमेंट ईयर। वो ठीक है, वो जब तक आपका टेन्योर एंड नहीं होगा, जब तक आप लोग क्लेम कर पाएंगे। तो सेम वही केस पीछे था, जो सेम केस यहाँ पे है। आपका जो लिमिट रखा गया वो 2019 वाला टाइम पीरियड से लेके और यहाँ पे कितना रखा गया, 2023। इस टाइम पीरियड के दरमियान ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला कॉन्सेप्ट रखा गया, क्लियर। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जैसे आपने पढ़ा ना अभी अभी आपका ATEEA वाला आपका सेक्शन हो गया है, ऐसे ही आपने क्या पढ़ा, ATEEB वाला सेक्शन हो गया। कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, यहाँ पे भी लिमिट आपकी 1.5 लाख ही रखी गई थी, सॉरी डिडक्शन, और यहाँ पे भी कितना था आपका 1.5 लाख तक का ही, अप टू 1.5 लाख तक का डिडक्शन आपको देखने को मिलता है, क्लियर। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने कुछ बुनियादी बातें सीखी, ATEEA के डिडक्शन को देखा, ATEEB के डिडक्शन को देखा। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, अब हम पढ़ने वाले, देखिए थोड़ा सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा। हमने पढ़ा ATEEA को, उसके बाद हम लोग कहां पे गए, हम लोग गए ATEEB की तरफ। अभी तक यहां पे आप लोगों ने क्या पढ़ा था, यहां पे आपका होम लोन इंटरेस्ट के ऊपर आपको बेनिफिट देखने को मिलता था। यहां पर आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात की
थी, ठीक है। अब जब डबल ई बी के बाद आते हो तो यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे ATGB वाला, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, ATGB वाला, क्लियर है। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। इसके बाद GGB के बाद अगर आप लोग आगे चलेंगे तो आप लोगों को पढ़ना है ATGC। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, DDGB और DDG, यहाँ पे आप कंपनीज, इंडियन कंपनीज की बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल की बात करेंगे। अभी मैं समझाऊंगा सर क्या इंडिविजुअल क्या कंपनी। देखिए अगर आप लोग बात करते हैं ATGB की, तो यहाँ पे ये सेक्शन टैक्स बेनिफिट देता है, डोनेशन मेड बाय इंडियन कंपनीज टू द पॉलिटिकल पार्टीज। काफी ऐसी कंपनीज है, इंडियन कंपनी, हिंदुस्तानी कंपनीज है जो क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देती है। तो जो उन्होंने जो डोनेशन दिया है उसके ऊपर भी डिडक्शन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो वो कौन सा सेक्शन आपको अलाउ करता है, वो आपका ATGB आपको अलाउ करता है। याद रखिएगा मेरी बात, ATGGB, ठीक है ना। और एक आपका क्या बताया था मैंने, आपका ATGC आएगा, क्लियर है। सी, अगर कोई भी डोनेशन इंडिविजुअल कोई भी पर्सन देता है ना, तो उस केस में आप लोग ये सेक्शन लगाएंगे, और कोई भी कंपनी अगर डोनेशन देती है तो आप लोग GGB सेक्शन अप्लाई करेंगे, क्लियर। ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। यहां पे केवल और केवल इंडियन कंपनी है जो क्लेम कर सकती है, ना तो इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है, ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ना कोई भी फर्म, कोई भी यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता है। केवल और केवल कंपनीज के प्रोस्पेक्टिव से ये सेक्शन बनाया गया है। एलिजिबिलिटी डोनेशन की बात करूं तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए अंडर द सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, याद रखिएगा। या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट अगर आपका है तो ये छोटी सी बातें याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कितना डिडक्शन मिलेगा, 100% डिडक्शन मिलेगा, और यहाँ पे कोई मॉनेटरी सीलिंग नहीं है, माने कोई लिमिट नहीं है। जितना आपने डोनेशन दिया है ना, एग्जैक्टली क्या है, जितना भी आपने क्या दिया है, आपने डोनेशन दिया है ना, वो डोनेशन 100% डिडक्ट हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे डिडक्शन देखने को मिलेगा, सिंपल। तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी कंपनी हो, अगर आप लोग मोड ऑफ पेमेंट की बात करते, बस यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है, कैश डोनेटेड इज नॉट अलाउड। यहाँ पे क्या नहीं है, कैश डोनेशन अलाउड नहीं है। बाकी आप लोग किसी भी तरीके से ड्राफ्ट से डोनेशन दे दीजिए, चेक से दे दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर दीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए, नेट बैंकिंग ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको क्या किससे बचना है, आपको कैश ट्रांजैक्शन से बचना है, क्लियर है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऐसा ही सेम केस मैंने बताया ATGGC के साथ भी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका ATGGB की तरह ही यहाँ पे क्या होता है, पर्सन क्या करता है, कंपनी के अलावा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को क्या देता है, चंदा देता है, डोनेशन देता है। एनी पर्सन, इंडिविजुअल भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब लोग मिलकर के कहां पे इंक्लूड होते हैं, इसी कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। ना तो लोकल अथॉरिटी यहां पे इंक्लूड होगी, याद रखिएगा, ना ही कोई आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन इंक्लूड होगा, फंडेड बाय द गवर्नमेंट, क्लियर है। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। वही सेम बात है, किस पार्टी को आपको ध्यान में रखना है, वही आपका 100% डिडक्शन आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे कोई मॉनेटरी सीलिंग भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। सेम बात यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट की अगर करूं तो यहाँ पे क्या करना है, अदर देन कैश आप लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आपने कैश में डोनेशन दिया है तो वो अलाउड नहीं होगा, क्लियर। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे केवल और केवल यही एक या दो फर्क है। उम्मीद करता हूं इतनी बातें माय डियर फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चीजें अक्सर खराब होती हैं तो जो खराब होती चली जाती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। अभी भी क्लासेस के बीच में लगातार इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन है। बहरहाल इन बातों को छोड़िए, अपनी क्लास पर फोकस करते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये तमाम सेक्शंस आपको क्लियर हुए होंगे। सबसे पहला सेक्शन मैंने क्या पढ़ाया, ATEEA आपको पढ़ाया, उसके बाद ATEEB मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद हम लोगों ने ATGGB और ATGGC हम लोगों ने पढ़ा है, क्लियर। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगला सेक्शन रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स आपका ATQQB। बहुत आसान सा सेक्शन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ये सेक्शन जुड़ा हुआ है उन लोगों के लिए जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, जिन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं और जिनको किताबें बिकने के बाद रॉयल्टी मिलता है। जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोग इस सेक्शन के अंदर जाएंगे तो दिस सेक्शन गिव्स डिडक्शन टू द ऑथर। किसको डिडक्शन देता है, ऑथर को डिडक्शन देता है जो इनकम अर्न करते हैं फ्रॉम द रॉयल्टी ऑफ ए सर्टेन
इन बुक, किसी भी किताब की रॉयल्टी से जो पैसा कमाते हैं ना, उनको ऊपर अगर आपको डिडक्शन देखना है तो कौन सा डिडक्शन लगेगा, 80QQB वाला डिडक्शन आप लोग लगा सकते हैं, ये सेक्शन आप लोग लगा सकते हैं। कौन कौन क्लेम कर सकता है, आपका जो ऑथर है उसका स्टेटस रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है और इंडियन होना चाहिए। ये तीनों चीज आपको थोड़ा ध्यान में देना है। एक इंपॉर्टेंट बात है, ऑथर मस्ट हैव ऑथर्ड, को-ऑथर्ड और ए कॉपीराइट ओनरशिप ऑफ द बुक, माने अगर आपकी किताब है तो किताब का कॉपीराइट ओनरशिप आपके पास होना चाहिए। को ऑथर आप हो सकते हो या ऑथर हो सकते हो, कोई भी कंडीशन आप लोग सेटिस्फाई कर सकते हो। एलिजिबल बुक जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो बाहर है इस लिस्ट से, माने बुक अदर देन द टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब फॉर द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, ये किताबें नहीं। हम बात कर रहे हैं जैसे नॉवेल्स की, हम लोग बात कर रहे हैं जैसे स्टोरीज की, बायोग्राफीज की बात कर रहे हैं, रेफरेंस किताबों की बात कर रहे हैं, वर्क्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स नोट आर एलिजिबल, ये थोड़ा ध्यान में रखना है, एकेडमिक टेक्स्ट बुक यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। जैसे कल को हमारी जो किताबें आएंगी वो एकेडमिक टेक्स्ट बुक ही आएंगी, जैसे अगर आप लोग मैथमेटिक्स वगैरह की देखते हैं तो काफी मेरी ऐसी किताबें हैं जो डेफिनेटली अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल है, ठीक है। इससे पहले फिजिक्स के अंदर भी मेरी किताबें हैं जो आपकी अवेलेबल है, लेकिन वो आपके एकेडमिक प्रोस्पेक्टिव से है तो वो वहां पे इंक्लूड नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी किताबें हैं जो मोटिवेशन से जुड़ी हुई है, कुछ ऐसी किताबें हैं जो कहीं ना कहीं नोवेल बेस्ड होती हैं, तो वो सारी नोवेल हो, आपका स्टोरी हो, बायोग्राफी हो, रेफरेंस हो, वर्क्स हो, वो तमाम किताबें यहाँ पे इंक्लूड होती है। जैसे मेरी एक किताब है जीतो हर हाल में हर काल में, वो वाली किताब काफी अच्छी किताब है, तो उसके ऊपर अगर मेरे को रॉयल्टी मिलता है तो अब मेरे को 80QQB का डिडक्शन देखने को मिल सकता है। कल को मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की किसी की भी किताब निकालता हूं, उस केस में अगर मेरे को रॉयल्टी मिलता है तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अच्छा, अमाउंट डिडक्टेड जरूर याद रखिएगा, मैक्सिमम डिडक्शन 3 लाख तक का है, मैक्सिमम है, याद रखिएगा। इफ रॉयल्टी इनकम इज द लमसम फुल अमाउंट एलिजिबल अप टू द 3 लाख, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। इफ रॉयल्टी इज इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज ऑफ द सेल देन द डिडक्शन इज लिमिटेड, अगर आपको परसेंटेज ऑफ सेल के अंदर रॉयल्टी मिलता है तो आपका डिडक्शन लिमिटेड रहेगा। 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म शुड बी 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। 3 लाख ओवरऑल आपका ये रहेगा। तो बहुत बेसिक बात है, इसमें कुछ ऐसा समझने वाला है नहीं कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप बात करते हैं 80QQR की, तो किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका रॉयल्टी से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका रॉयल्टी से जुड़ा हुआ है। रॉयल्टी ऑफ बुक की हम लोग बात कर रहे हैं, और बुक भी आपकी कैसी होनी चाहिए, आपकी नॉन एकेडमिक बुक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी नॉन एकेडमिक बुक। क्लियर है? आपकी क्या होनी चाहिए? नॉन एकेडमिक बुक होनी चाहिए। मैक्सिमम डिडक्शन कितना देखने को मिलता है, मैंने बता दिया, मैक्सिमम डिडक्शन आपको 3 लाख तक देखने को मिलता है। क्लियर? थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक बातें हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर मेरे को लगा तो मैं डेफिनेटली आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अगला जो आपका डिडक्शन रहने वाला है वो ATRRB रहने वाला है। अभी क्या आएगा आपका? ATRRB, याद रखना, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट डिडक्शन रहेगा। ये डिडक्शन जैसे पीछे रॉयल्टी से जुड़ा हुआ था ना किताबों की, कुछ ऐसे लोग नए नए इन्वेंशन करते हैं साइंस के फील्ड में और पेटेंट नाम करा लेते हैं अपने, तो पेटेंट्स के नाम पे जो रॉयल्टी मिलती है ना, वो अगर उसके अंदर डिडक्शन देखना है आपको तो कहाँ पे देखने को मिलेगा? ATRRB के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो किससे जुड़ा हुआ है? ये जो डिडक्शन है ये आपके पेटेंट से जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये भी थोड़ा याद रखिएगा। आप लोग इंडिविजुअल हो, याद रखिएगा, क्या हो? आप लोग इंडिविजुअल हो, आपका स्टेटस R हो, माने रेजिडेंशियल हो, और आप इंडिया के ही सिटीजन, आपकी किसकी हो? आपकी इंडिया की हो, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। और आपका जो इन्वेंशन है ना वो आपका रजिस्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका रजिस्टर होना चाहिए। किसके अंदर? पेटेंट्स एक्ट 1972, ये भी आपको थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो आपका क्या है? पेटेंट्स एक्ट 1970 के अंदर आपका जो पेटेंट है वो रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, ठीक है, एज पर द पेटेंट्स एक्ट 1970, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। रॉयल्टी जो आपको
रिसीव होती है, इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेटेंट्स रजिस्टर ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2003 के बाद अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970, तो ये आपकी एलिजिबल है, इसमें कोई नहीं है। यहाँ पे देखिए जो आपको रॉयल्टी मिली है या फिर मैक्सिमम डिडक्शन भी यहाँ पे आपको कितने को देखने को मिलता है, 3 लाख देखने को मिलता है। जोन सी अमाउंट कम होगी वो क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी। क्लियर है? अगर आपको रॉयल्टी कम मिली, माने 3 लाख, मान लीजिए 2.5 लाख की रॉयल्टी मिली है तो डिडक्ट हो जाएगी। अगर आपको 4 लाख की रॉयल्टी मिली है तो 3 लाख उसमें से माइनस करके 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? तो अमाउंट डिडक्टेड ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो आपके इससे पहले क्या आया था, इससे पहले आया था आपका QQB। ठीक है ना, क्या आया था आपका QQB आया था ना, ध्यान रखिएगा क्या था, हाँ QQB। ATQQB ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, ये रॉयल्टी ऑफ बुक से जुड़ा हुआ है। मैंने बताया ना किससे जुड़ा हुआ है, रॉयल्टी ऑफ बुक से जुड़ा हुआ है। और ये कहां से जुड़ा हुआ है, रॉयल्टी ऑफ पेटेंट से जुड़ा हुआ है। दोनों में डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रखी गई है। इसके अलावा अच्छा ये थोड़ा दर्ज जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट है, कई बार इनको ध्यान में नहीं रखते हैं हम लोग और दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब यार बच्चों की तरह एक बातें आप लोग थोड़ा बहुत तो खुद भी पढ़ सकते हैं, आप सभी को पता है तबीयत थोड़ी सी खराब है तो मैं ज्यादा एनर्जी लगा नहीं सकता, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। एक आध स्लाइड है, छोटी छोटी बातें जहां पे मेरे को लगता है कुछ बताने जैसा नहीं है, वो आप लोग खुद भी रीड करेंगे तो चीजें आपको बेटर वे में समझ में आ ही जाएंगे। आगे चलते हैं, ये जरूरी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपका ATTTA और इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे ATTTB और लास्ट एक आपका रहेगा ATU। ये आपके 3 सेक्शन और रह गए जो आज की क्लास के अंदर कवर करने हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग ATTTA की बात करते हैं तो ये आपका डिडक्शन देता है आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट के अंदर आपको डिडक्शन देखने को मिलता है। दोनों ही सेम बातें हैं, ए की बात कर लीजिए चाहे बी की बात कर लीजिए। बी आपका सीनियर सिटीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका सीनियर सिटीजन को कवर नहीं करता है, बस इतना ही फर्क है। रेजिडेंट अगर इंडिविजुअल है तो आप लोग क्लेम कर सकते हैं, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 60 साल से कम, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले लोग भी इस डिडक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम द सेविंग अकाउंट, जैसे आप लोग बैंक किसकी कह सकते हैं, शेड्यूल बैंक का एग्जांपल ले सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक का एग्जांपल ले सकते हैं, पोस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट का एग्जांपल ले सकते हैं। एफडी यहां पे नहीं आएगा, आरडी नहीं आएगा और टाइम डिपॉजिट्स यहां पे नहीं आएगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। डिडक्शन ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम डिडक्शन कितना है, 10,000 का है, अगर 10,000 से ज्यादा जाता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? सिंपल सी बात है। यहां पे किसको इंक्लूड नहीं किया गया है, यहां पे सीनियर सिटीजन को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, सीनियर सिटीजन को कहां पे इंक्लूड किया गया है, ATB के अंदर, सॉरी TTB के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, दिस सेक्शन पर अब यहाँ पे देखिए TTB क्या कहता है, दिस सेक्शन प्रोवाइड ए बिगर टैक्स बेनिफिट टू द सीनियर सिटीजन ऑन देयर इंटरेस्ट इनकम, जो उनको इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट के ऊपर। रेजिडेंशियल सीनियर सिटीजन है, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप लोग क्लेम कर पाएंगे। यहाँ पे जो अमाउंट आपका 10,000 रुपए नॉर्मल के केस में था ना, वो बढ़ करके कितना हो जाता है, 50,000 हो जाता है, ये थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, अमाउंट कितना है, 50,000। 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट आपको मिलता है तो उसके ऊपर आपको 50,000 माइनस करके टैक्सेबल रहेगा। सेविंग अकाउंट इंक्लूड होता है, फिक्स डिपॉजिट इंक्लूड होता है, रिकरिंग डिपॉजिट और आपका पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ये सब चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। क्लियर? ये थोड़ा ध्यान में रखना है। लास्ट एंड फाइनल जो आपका सेक्शन रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, ATU रहेगा। अगर आप सभी को याद हो तो डी के अंदर ATDD मैंने पढ़ाया था आपको, जो कहां से जुड़ा हुआ था, जो कहीं ना कहीं विकलांग लोगों से जुड़ा हुआ था, जो डिपेंडेंट क्या कहते हो आप लोग उसको, एक तरीके से डिसेबिलिटी पर्सन। यस, जो भी आपका डिपेंडेंट था ना, जो भी आपका डिपेंडेंट डिसेबिलिटी पर्सन था, माने किसी डिसेबिलिटी पर्सन था, कोई भी पर्सन जो आपका स्पाउस हो सकता है, जो आपका स्पाउस के बाद आप लोग सन की बात कर लीजिए, ब्रदर सिस्टर की बात कर लीजिए, सेल्फ की बात, सेल्फ तो नहीं लेंगे, सेल्फ अगर होता ना, यहाँ पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे क्या था, डिपेंडेंट था। अगर इंडिपेंडेंट आपका पर्सन है, देखिए दिस सेक्शन गिव्स द फ्लैट डिडक्शन टू द रेजिडेंट इंडिविजुअल हु हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वहां पे हिमसेल्फ और हरसेल्फ नहीं था। अगर आप खुद हैं और आप लोग डिसेबल है तो आप लोग उस केस में ATU का डिडक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, डिसेबिलिटी के लिए। देखिए अगर मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, डिपेंडेंट हूं तो मेरे को कहां पे जाना पड़ेगा, मेरे को ATDD के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इंडिपेंडेंट हूं तो मेरे को किसकी तरफ जाना पड़ेगा, ATU की तरफ जाना पड़ेगा। दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपको देखने को मिलता है। द पर्सन हु हिमसेल्फ और हरसेल्फ मस्ट ए पर्सन विद ए डिसेबिलिटी
हम लोगों ने बताया था ये कुछ डिसेबिलिटी की बीमारियां हैं, नाम इनका याद आपको करना ही पड़ेगा। वही आपकी दो रेंज बनेगी। अगर आपकी जो डिसेबिलिटी है 40% से ज़्यादा और 80% से क्या है कम है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको 75,000 तक का डिडक्शन देखने को मिलता है फ्लैट। और अगर आपकी जो स्पेसिफिकली डिसेबिलिटी है, अगर वो 80% से ज्यादा है, तो 1,25,000 सवा लाख का डिडक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कोई बिल वगैरह की जरूरत नहीं, डायरेक्ट स्टेट डिडक्शन होता है। और यहाँ पे एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कोई भी डॉक्टर देता है, जिसके बिहा पे सारी चीजें डिडक्शन आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इन शॉर्ट जहां पे आपका 80DD है, वो बताता है कि जैसे मैं अगर टैक्स पेयर हूं, ठीक है, एम कोई भी टैक्स पेयर है, और मेरी स्पाउस अगर थोड़ा सा क्या है, मेरा स्पाउस मान लीजिए क्या है, डिसेबिलिटी के अंदर है, तो उस केस में मैं 80DD की बात करूं। लेकिन टैक्स पेयर खुद ही आपका क्या है, डिसेबल है, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, 80U का डिडक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक और बुनियादी बातें हैं यहाँ पे। मेरे को लगता नहीं कोई ऐसा रॉकेट साइंस था आज की क्लास के अंदर जो हमें ना समझ में, थोड़ा सा याद करना है। देखिए पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है। इस चीज की तो क्लैरिटी है। आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, कोई आप 10th या 12th के स्टूडेंट नहीं है कि हर बार आपको मोटिवेशन देना ही पड़ेगा। आप लोग समझदार हैं, खुद इतना समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 80U तक के तमाम डिडक्शंस को मैंने कवर करा दिया है इस चैप्टर के अंदर। हाँ, मैंने थोड़ा सा एनर्जी कम लगाया क्योंकि सर्कमस्टांसेस, चीजें, सिचुएशंस, हालात कुछ इसी तरीके के हैं कि तबीयत खराब है, तबीयत बहुत ज्यादा एक्सट्रीम खराब है। मेरी कोशिश थी कि मैं क्लासेस आपको बीच में 1-2 दिन नहीं आई तब भी प्रोवाइड करूं, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल भी मेरी मतलब कंडीशंस अलाउ नहीं करती थी। थोड़ा बहुत रिकवर हुआ तो, लेकिन मैं आपको लिए क्लासेस लेके आया हूं। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। कमी है तो मैं उसको जरूर डेफिनेटली रेक्टिफाई करूंगा। क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बस, टिल द कीप लर्निंग।